हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो। गाइस, तो हम आ चुके हैं रैपिड रिवीजन के ऊपर। सिर्फ 20 घंटे में हम लोग पूरा का पूरा ऑडिट रिवाइज करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हम लोग पूरे करने वाले हैं। और अगर आपको लग रहा है बस इतना ही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, हम लोग ऑलरेडी रेगुलर कोर्स बच्चों को करवा चुके हैं। मे 24 के लिए अराउंड 160 आवर्स का है। मोटा मोटी एग्जाम ओरिएंटेड आखिरी के 2-3 लेक्चर बाकी है, 75 आवर्स का है। ये तो बच्चों को हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब रैपिड रिवीजन 20 घंटे का। देखो, मेरा ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा कोर्स बनाओगे जिसको बच्चे मल्टीपल 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 टाइम्स, ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है कि मल्टीपल टाइम्स हमको करने की जरूरत है। ऐसा प्यारा कोर्स बनाएंगे हम लोग 20 घंटे का अभी, कि आप ऑडिट को 4 बार 5 बार रिवाइज करके जाएंगे। एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको ये वीडियोस काम आएंगे, आप फटाफट फटाफट चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। इतना ही नहीं, 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, परम क्वेश्चन बैंक से 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर बार की तरह हिट रहता है। मैं आपको बताता हूं, परम क्वेश्चन बैंक से गारंटी से इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि अराउंड 60 से 70% पेपर वहां से आने वाला है, और मैं वहां से 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाने वाला हूं अराउंड 15 आवर्स में। आईसीआई मॉड्यूल के सारे एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा अराउंड 3 आवर्स के अंदर। ऑडियो रिवीजन ऑलमोस्ट 70% ऑडियो रिवीजन हमारे कंप्लीट है, उसको भी पूरा करूंगा मैं, वो भी आपको दूंगा। एबीसी एनालिसिस भी मैं आपको दूंगा, चैप्टर वाइज हर चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसकी लिस्ट भी दूंगा। इसके बाद मैं आपके लिए ऑडिट मैराथन भी लूंगा। लास्ट डे प्लान कैसा होना चाहिए, कौन से समय में कितने समय में क्या पढ़ना चाहिए, वो भी आप लोगों को मिलेगा। और लास्ट डे रिवीजन में भी मैं आपके साथ रहूंगा। और जल्दी जैसे मैं सारी चीजें कंप्लीट कर लूं, प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग आपके लिए मैं ओपन करूंगा, जहां पे बहुत ही रेगुलर बेसिस पे कम से कम समय में मैं आपके डाउट भी क्लियर कर रहूंगा। तो गाइज, बने रहिए, आपके लिए बहुत प्यारी चीजें होने वाली है, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है। रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अभी एक स्टूडेंट है, बहुत दिनों बाद मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने 1.5 घंटा उसकी सर्टिफाइड कॉपी देखी। मुझे पता था अच्छा स्टूडेंट है, अराउंड फाउंडेशन में 250 स्कोर किया हुआ है उसने। ठीक है, लेकिन ऑडिट में उसने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था, तो मैंने उसको एनालाइज किया कि उसने क्या किया। गाइस, बच्चे दीवाने हो गए, और देखा बिना सोचे समझे, बस बच्चों को ऐसा लग रहा है कि लैंग्वेज 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 नहीं। मैंने जब उसका पेपर एनालाइज किया, डेफिनेटली आप कितना अच्छा एक्सप्रेस करते हो, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उससे भी ज्यादा 2 मुझे इंपॉर्टेंट चीजें दिखी। सबसे पहले रिटेंशन। वो बंदा पॉइंट्स को रिटेन नहीं कर, मैंने देखा उसका रिटेंशन, उसने मल्टीपल रिविजन्स में कहीं कमी हो गई, उससे पॉइंट्स को रिटेन नहीं कर पा रहा था। जब आप मल्टीपल टाइम्स करते हो तो आपके दिमाग में जड़ें स्ट्रांग होती है और रिटेंशन बहुत जबरदस्त होता है। तो मैंने देखा कहीं पे रिटेंशन की दिक्कत थी। ठीक है। और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट किलिंग पॉइंट, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन सही नहीं था। मैं ये 2 चीजों पे जबरदस्त काम करने वाला हूं रैपिड रिवीजन के जरिए, और ऑडियो जो मैं आपको प्रोवाइड ऑलमोस्ट 70% कर चुका हूं, और भी आपको बच्चे भी प्रोवाइड करूंगा मैं। रिटेंशन पे मैं काम करूंगा और इंटरप्रिटेशन पे काम करूंगा। और टेलीग्राम, रैपिड रिवीजन के टेलीग्राम ग्रुप पे आई होप आप लोग कनेक्टेड हो। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं आपको रोज का डीपीक्यू भी दूंगा, लेकिन क्लास में जैसे मैं आपको चेक करके देता था, ठीक है, वो चेक करके देना पॉसिबल नहीं, वो चेक करवा के देना वो पॉसिबल नहीं है अभी। लेकिन मैं आपको डीपीक्यू, आपका जो टेलीग्राम चैनल है रैपिड रिवीजन का जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसके ऊपर आप कनेक्टेड रहिए। उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस आने वाले हैं। ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी कनेक्टेड रहिए, वहां पर भी ये सारे रिसोर्सेस आने वाले हैं। ठीक है। हाँ भाई, लाइव ही है प्रथम। ठीक है, मैं रिवीजन के बारे में भी। ठीक है। यस, गुड इवनिंग राहुल, प्रथम, नितेश, विधि, यस विधि, प्रतीक, सीए मोरे, अभिमन्यु, राम बाबू, विवेक, चेलसा, सपना, बिलाल, जसविंदर, मनीषा, हर्ष, निखिल, निहाल, यस यस यस, सभी लोगों को गुड 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 इवनिंग। चलिए, मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी, और मैंने आपको बताया कि रिटेंशन और इंटरप्रिटेशन, ठीक है, आप चिंता ना करिए, पूरा ग्रुप के ऊपर आ जाएगा। ऑडियो रिवीजन कहां से मिलेगी वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, फटाफट प्यारी तरीके से हम लोग शुरू करते हैं हमारा ऑडिट का रिवीजन। आपको अगर नोट्स, जो मैं नोट्स यूज करने वाला आपको चाहिए, तो जो टेलीग्राम चैनल है, अभी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे नोट्स का टॉपिक है। नोट्स के टॉपिक में हमने एक ड्राइव की लिंक शेयर की है। हम लोग पहले बेसिक थोड़ा सा देखने वाले हैं,
फिर चैप्टर नंबर 4 का SF 500 आज हमारा टारगेट है और SF 501 हमारा आज टारगेट है। आइए दोस्तों फटाफट, ऑडिट बहुत ज्यादा वॉल्यूमनेस है, बहुत ज्यादा वॉल्यूमनेस है, लेकिन उसको भी हम लोग फटाफट करने की पूरी हमारी तैयारी है। सबसे पहले ठीक है, ये पूरे के पूरे जो भी नोट्स है, ये पूरे के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहां पे, उसका PDF बेसिक्स के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वहां पर। ठीक है, आइए अगर हम लोग बोलेंगे लाइव का भी प्रूफ देना पड़ता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, लाइव का प्रूफ देना पड़ता है। अगर हम स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग को अच्छे से स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हम मोटा मोटी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑडिट के 5 फेजेस होते हैं। देयर 5 फेजेस इन ऑडिट। ठीक है, पहला फेज होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज के अंदर हम लोग सोचते हैं असाइनमेंट ले या ना ले, क्लाइंट भरोसेमंद है कि नहीं है, गुंडा तो है कि नहीं है, एक्सेप्ट करे या ना करे, और फिर हम लोग एंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं, अग्रीमेंट साइन करते हैं कि हाँ मैं तेरा काम कर रहा हूं। ये हमारा इनिशियल फेज होता है, दैट इज द इनिशियल फेज। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं 5 फेज आपको बता रहा हूं, इससे आपका वार्म अप हो जाएगा, आपका ग्राउंड वर्क बन जाएगा। सेकंड फेज होता है प्लानिंग फेज। इसमें हम सोचते हैं कि हमको कौन सी चीजें ज्यादा चेक करनी है, कौन सी चीजें कम चेक करनी है, कैसे हम लोगों को चेक करनी है, कहां पे मेहनत कम, कहां पे मेहनत ज्यादा, एंड सो ऑन। इसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क असेसमेंट करते हैं। हम लोग पता लगाते हैं कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरियाज कौन से, सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस कहां पे हुए हैं, इन्वेंट्री के अंदर हुए हैं या फिर बोनस कैलकुलेशन के अंदर हुए। कॉम्प्लिकेटेड एरियाज को हम लोग ढूंढ के निकालते हैं। हम देखते हैं कौन से कहां कहां पे प्रेशर है, मैनेजमेंट कहां कहां पे मैनिपुलेशन की कोशिश कर सकता है, कहां कहां पे बहुत सारे जजमेंट्स है, हम निकालते कॉम्प्लिकेशंस कहां पे, प्रेशर कहां पे, जजमेंट कहां पे, रिस्क निकालते हैं, रिस्क बेस्ड ऑडिट करते हैं, रिस्क के बेसिस पे पूरी प्यारी प्लानिंग करते हैं हम लोग। फाइनली हमारा तीसरा फेज होता है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज होता है, ये जो एग्जीक्यूशन फेज होता है इसके अंदर हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं और ढेर सारा ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करते हैं। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यहां पे कलेक्ट किया जाता है ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके। फाइनली रिपोर्टिंग फेज आता है, यहां पे हम लोग ओपिनियन बनाते हैं और प्यारी सी ऑडिट रिपोर्ट में उसको ड्राफ्ट कर देते हैं। वी मेक रिपोर्ट, ओपिनियन बनाकर रिपोर्ट में ड्राफ्ट कर देते हैं। इसके बाद में हम हमारी फाइल्स को सजा के रखते हैं, एकदम प्यार से उसको अरेंज करके रखते हैं, असेंबल करके रखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट के साथ साथ में चलता रहता है और आखिरी में उसको कंप्लीट किया जाता है। गाइस फटाफट आप लोग टाइप करते जाना कितने फेजेस है। ठीक है, जो भी मैं छोटे मोटे सवाल लेते जाऊँ आप लोग उसके जवाब देते जाइए। आपके 5 फेज है। पहला फेज आपका इनिशियल फेज है, उसके बाद में आप प्लानिंग करते हो, एग्जीक्यूशन करते हो, फिर रिपोर्टिंग करते हो और फिर अदर पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। बस इतने ही सिंपल से प्यारे से मुझे बेसिक्स आपको बताने थे। जो जो मुझे लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिफिकल्ट जा सकता है, मुझे उसमें जान भरनी है, उसी के ऊपर हम लोग फोकस करते जाएंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं, वी आर सीइंग SF 500। हम लोग SF 500 बड़ा ही प्यारा सा स्टैंडर्ड है। आज हमारे टारगेट में हमने बाकायदा, ठीक है, 18 लेक्चर्स का, 18 लेक्चर्स का हम लोगों ने टारगेट बना के रखा हुआ है। आज हमारे टारगेट के अंदर 2 स्टैंडर्ड्स है, SF 500, SF 501। रोज हम लोग जब जैसे ही टारगेट खत्म करेंगे, हमारा लेक्चर खत्म करेंगे, उसके पहले हम लोग खत्म नहीं करेंगे और जल्द से जल्द हमको पूरे टारगेट्स को खत्म करना है। आइए सबसे पहला, ये सबसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए, MCQs आए हुए हैं, मैं वो आपको करवाते जाऊंगा। और चिंता ना करें, इसके बाद में पूरा 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए फटाफट आइए। ठीक है, आपके दूसरे डिवाइस के ऊपर ये सारे नोट्स दिए हुए हैं। चैप्टर 4 का पार्ट 1 है, SF 500। दूसरे डिवाइस के ऊपर किसी के पास में सॉफ्ट कॉपी नहीं होगी तो उसको ओपन करके आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले ऑडिट एविडेंस और टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑडिट एविडेंस में कितने तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, अदर रिकॉर्ड्स होते हैं। ऑडिट एविडेंस का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके मदद से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम ओपिनियन बना सकते हैं, वो सभी चीजों को, एवरीथिंग, सभी चीजों को, फिर वो विजुअल चीज हो, डॉक्यूमेंट्री चीज हो, ऑडियो चीज हो, उन सभी चीजों को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। कोई भी ऐसी चीज जिसकी मदद से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ओपिनियन बनाते हैं, उसको ऑडिट एविडेंस बोला जाता है। गाइज मैं आपको बता दूं, सिंपल लैंग्वेज में बोलते आना चाहिए और आपके दिमाग में पॉइंट्स फिक्स होने चाहिए कि भाई मुझे 4 पॉइंट्स पे लिखना है। ठीक है, अब आपको बताना है, इसमें 2 तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान जितने भी रिकॉर्ड्स बनते हैं उन सबको हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है,
आप लोग वर्किंग बनाते हो, डेप्रिसिएशन की वर्किंग, इंटरेस्ट की वर्किंग, वो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। वाउचर बनाते हो, वो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। प्राइमरी बुक्स में एंट्री करते हो, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आएंगे। आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब भी बताना है, उसके एग्जाम्पल्स भी देना है। लेकिन हम बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, हम सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं लेते, हम लोग अदर इंफॉर्मेशन, अदर रिकॉर्ड्स भी लेते हैं। जैसे कंपनी बनती है तो लीगल रिकॉर्ड्स बनते हैं, एओए, एमओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर एम्प्लॉयज आते हैं, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स बनते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स बनते हैं, एम्प्लॉय का मास्टर बनता है। फिर प्रोडक्शन शुरू होता है, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स बनते हैं। फिर आप लोग आखिरी में थर्ड पार्टी से भी बातचीत कर कंफर्मेशन आते हैं। ये सब अदर इंफॉर्मेशन है, इनको भी हम लोग यूज करते हैं। ऑडिटर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करता है, थोड़े से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और थोड़े से अदर इंफॉर्मेशन। 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बस आपको हेडिंग पहले आपको लिखना है। देखो आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूं, फटाफट सुन लीजिए, फटाफट सुन लीजिए आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले आप ऐसे 500 उसका नाम बताएंगे कि ये ऐसे एप्लीकेबल है। हेडिंग लिखेंगे, एक लाइन, हेडिंग के ऊपर एक लाइन छोड़ना है, हेडिंग के नीचे एक लाइन छोड़ना है। पहले ऐसे का रेफरेंस देंगे, फिर आप ये 4 बात को बताएंगे। मीनिंग, ऑडिट एविडेंस मीनिंग, उसको आप बॉक्स में डालेंगे और फिर उसका मतलब लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, हेडिंग डालेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उसका मतलब एग्जाम्पल। फिर अदर इंफॉर्मेशन, उसका मतलब एग्जाम्पल। फिर उसके बाद में अप्रोच ऑफ ऑडिटर, कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अगर आप ऐसा आंसर लिखोगे 1.5 पेज का आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं फुल मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे, फुल मार्क्स। बच्चे पॉइंट्स को किक नहीं करते, पॉइंट्स को हिट नहीं करते। तो आपको मीनिंग बताना है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बताना है, अदर इंफॉर्मेशन, अप्रोच बताना है। चलिए कैसे आंसर लिखना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बचपन की यादें फटाफट फटाफट, ये एग्जाम में आने नहीं वाला, लेकिन हमारे बेसिक्स है। नेचर के हिसाब से हम लोग एविडेंस को बोल सकते हैं विजुअल एविडेंस, फिर जो दिख रहा है विजुअल एविडेंस, हमने बातचीत की ओरल एविडेंस, रिकॉर्ड्स देखे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बहुत ही सिंपल सा है, टाइम पास है। रिलायबिलिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है और कॉन्क्लूसिव ऑडिट एविडेंस होता है। जो अच्छे क्वालिटी का एविडेंस होता है, रिलायबल एविडेंस होता है, कन्विंसिंग एविडेंस होता है, प्यारा एविडेंस होता है, उसको हम परसुएसिव, कि भाई प्यारा एविडेंस है, ये मुझे परसुएट कर रहा है, ये मुझे कन्विंस कर रहा है, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। हमको ज्यादा से ज्यादा कन्विंसिंग एविडेंस चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिलायबल एविडेंस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर परसुएसिव एविडेंस हम चाहते हैं। लेकिन परसुएसिव एविडेंस फुल प्रूफ नहीं होता है, ये गलत भी हो सकता है डॉक्यूमेंट नकली बनाया हो सकता है सिग्नेचर को फॉर्ज किया हुआ हो। तो परसुएसिव एविडेंस इज हाई क्वालिटी एविडेंस, कन्विंसिंग एविडेंस, लेकिन वो फुल प्रूफ नहीं है। ऐसा एविडेंस जो फुल प्रूफ है, कोई इसको गलत प्रूफ ही नहीं कर सकता, मैंने अपने आंखों से माल उतरते हुए देखा है, तो उसको हम लोग कॉन्क्लूसिव एविडेंस बोलते हैं। ऑडिट में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, परसुएसिव एविडेंस और कॉन्क्लूसिव एविडेंस, लेकिन ज्यादा से ज्यादा परसुएसिव एविडेंस होता है और थोड़ा सा कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है। फिर सोर्स के हिसाब से, जो कंपनी के अंदर से आया वो इंटरनल एविडेंस, जो कंपनी के बाहर से आया वो एक्सटर्नल एविडेंस। देखिए गाइज, मेरे साथ साथ में कनेक्ट होते जाइए, मेरे साथ साथ में आप कनेक्ट होते जाइए, ठीक है। और आपके कोई भी नोट्स आपके सामने हो, मेरे नोट्स आपके सामने हो, कोई दूसरे भी नोट्स आपके सामने, कॉन्सेप्ट्स को हिट करते जाइए, ठीक है। आइए, इसको बहुत स्लो रख के कोई मतलब नहीं है। फिर इनिशियली जो हमको ऑडिट एविडेंस मिलता है, बड़ी प्यारी चीज है। इनिशियल एविडेंस के बाद उसी चीज के लिए और एविडेंस मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल ऑडिट एविडेंस। अगर वो एडिशनल ऑडिट एविडेंस पहले वाले को प्रूफ कर दे, पहले वाले को प्रूफ कर दे, पहले वाले को मैच कर दे, तो उसको बोलते हैं कोरैबोरेटिव। अगर एडिशनल एविडेंस इनिशियल एविडेंस को मैच करते, उसको कोरैबोरेटिव ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। अगर एडिशनल एविडेंस पहले वाले को मैच नहीं करे, तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस बोला जाता है, ठीक है। आइए अब फटाफट, तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं ऑडिट एविडेंस मतलब क्या है, उसके टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस भी हम लोग देख चुके हैं। अब ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर एक बहुत ही जनरल वर्ड है। ऑडिट में कोई भी काम हम लोग परफॉर्म करते हैं उसको हम ऑडिट प्रोसीजर इन जनरल बोल सकते हैं। बहुत उसको बहुत टाइट तरीके से, बहुत रिजिड तरीके से उसको आप डिफाइन ना करें, ठीक है। नाउ ऑडिट में सबसे पहले इनिशियली हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इसका एकदम सिंपल मतलब समझा रहा हूं, जिंदगी भर वो सिंपल मतलब ही समझ के चलना। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या? ढेर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एंटिटी को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, एक्सटर्नल और इंटरनल चीजों को लेकर ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करना, ताकि इसके बेसिस पे मैं पता लगा सकूं कॉम्प्लिकेशन कहां पे, प्रेशर कहां पे, जजमेंट कहां पे, मैं आइडेंटिफाई और असेस करूं रिस्क को। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब ढेर सारी इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसकी मदद से मैं रिस्की एरियाज निकाल सकूं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को मैं निकाल सकूं। रिस्क 2 लेवल पे निकलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शन लेवल पे। सर क्या होता है?
जब कोई ऐसी रिस्क है कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है। सर एग्जांपल दीजिए ना। देखिए, अगर हम एएस से इंडियस पे शिफ्ट हो रहे, भाई साहब एएस से इंडियस पे शिफ्ट हो रहे, हर इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी को शिफ्ट करना पड़ेगा, कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है, कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क, मैनेजमेंट निकम्मा नालायक उसको कुछ नहीं समझता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क, मैनेजमेंट बहुत ही झूठा मक्कार है, झूठा है, बहुत सारे मैनिपुलेशन करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क, कहीं पर भी गलती हो सकती है। ठीक है, हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नया लगाया, अरे भाई पहले महीने में किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत गलतियां हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क, रिस्क का नेचर ऐसा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी एरिया में कहीं पर भी गलती हो सकती है, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क बोलते हैं। फिर इसका अपोजिट है असर्शन लेवल रिस्क। अगर मैं बता दूं कि ये फाइनेंशियल आइटम के इस पर्टिकुलर पॉइंट में, एग्जैक्टली इस पॉइंट में गलती हो सकती है, तो उसको हम लोग असर्शन लेवल रिस्क बोलते हैं। असर्शन का मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो बहुत सिंपल सा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस मतलब कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसके बेसिस पे मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को निकाल सकूं। और रिस्क दो लेवल पे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है और आपका असर्शन लेवल पर होता है। जैसे ही मुझे रिस्क मिल गई, अब मैं आगे बढ़ता हूं, उसको बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, पहले मैं मैनेजमेंट को बुलाता हूं, मैनेजमेंट को बोलता हूं तू बता कि तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती ना हो, तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती ना हो, तू बता कि तूने क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया है। ठीक है, सपोज डेटर के अंदर रिस्क है, डेटर में गड़बड़ ना हो, तूने क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया है, तूने क्या स्टेप्स और प्रोसेस बनाए हैं वो बता, उसको मैं चेक करना चाहता हूं। उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जब मेरा इंटेंशन होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना कि क्या वो बराबर बनाया हुआ है, क्या वो बराबर इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इससे मुझे समझ में आता है कहां पे कंट्रोल्स वीक है, कहां पे कंट्रोल्स स्ट्रांग है, ये मुझे पता चलता है। और ये बहुत काम की चीज है, बड़ी प्यारी चीज है। ठीक है, ये करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग एक्चुअल फाइनेंशियल आइटम्स को चेक करते हैं, टीबीडी ट्रांजैक्शन बैलेंसेस डिस्क्लोजर को चेक करते हैं, जब हम एक्चुअल टीबीडी ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर को चेक करते हैं, उसके असर्शंस को चेक करते हैं, उसको बोलते हैं सब्सटेंशिएट करना, उसको बोलते हैं कंफर्म करना, दैट इज कॉल्ड एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंशिएट करना, कंफर्म, व्हेन वी चेक एक्चुअल ट्रांजैक्शन बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, एक्चुअल 500 करोड़ के डेटर है, वो 500 करोड़ के डेटर को जब मैं जाकर चेक करता हूं, उसको सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बोलते हैं। उसमें अगर मैं मोटा मोटी अमाउंट को या रेशियोज को पिछले साल से कंपेयर करूंगा, दूसरों से कंपेयर करूंगा, अगर मैं चीजों को कंपेयर कर रहा हूं कि सब नॉर्मल लग रहा है ना, सब नॉर्मल लग रहा है ना, सब नॉर्मल लग रहा है ना, उसको बोला जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अगर मैं मैदान में जाता हूं, डॉक्यूमेंट्स देखता हूं, इंक्वायरी करता हूं, पूछताछ करता हूं, तो उसको बोला जाता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। लेट्स फ्रीज गाइस, हम लोग सबसे पहले जाते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ताकि उसके बेस पे हमको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले दो लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शन लेवल पे। फिर उसके बाद हम लोग परफॉर्म करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। जब मैं मैनेजमेंट के सिस्टम को चेक करता हूं तो उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जब मैं एक्चुअल ट्रांजैक्शन बैलेंस और डिस्क्लोजर को चेक करता हूं तो उसको बोलते हैं सब्सटैंशिएट करना, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। उसमें जब मैं कंपैरिजंस करता हूं तो उसको बोलते हैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जब मैं मैदान में उतर के चीजों को चेक करता हूं उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी होगी कि हमारे दो ऑडिट प्रोसीजर्स है। नाउ अब आइए आगे। ठीक है, अब आगे आइए, ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, या फिर मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना हो, या फिर मुझे सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना हो, मुझे कुछ मेथड्स लगेंगे। ध्यान से सुनिए, ऑडिट प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे मेथड्स लगेंगे, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस लगेंगे। ठीक है, वन और मोर ऑफ द मेथड्स कैन बी यूज्ड। इसकी मदद से मैं या तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या तो मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एग्जीक्यूट करूं, इसकी मदद से या तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल एग्जीक्यूट करूं, इसकी मदद से या तो मैं सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर करूं। आप देखिए पूरा जो मैजिक है ये इमेज के अंदर है। आइए, ठीक है, फटाफट ऑडिटर क्या करता है, फैक्ट्री देखने जाता है। फैक्ट्री देखता है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं, व्हेन वी लुक एट हाउ पीपल आर वर्किंग, जब हम देखते हैं कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। फिर हम लोग फैक्ट्री में जाते हैं और सेल्स की फाइल निकालते हैं, सेल्स की फाइल देखना शुरू करते हैं। फाइल हम लोग देख रहे हैं, वो क्या होता है, इंस्पेक्शन, दैट इज इंस्पेक्शन। फिर हम लोगों ने इसको लेकर पूछताछ की, सामने से बताइए, एक्सप्लेन कर, वो क्या होता है, इंक्वायरी।
फिर सेल्स के अंदर जीएसटी लगा हुआ था, मैंने कैलकुलेटर ला, बराबर 18% आ रहा है, ये क्या हुआ, रिकम्प्यूटेशन। फिर मैं जाकर पीसी पे बैठ गया, जो काम जनरली वो लोग करते हैं, एंट्री पास करने का काम जनरली वो लोग करते हैं, ठीक है, रिपोर्ट जनरेट करने का काम जनरली वो करते हैं, जो काम जनरली वो लोग करते हैं वो काम मैंने परफॉर्म करके देखा, तो वो क्या हुआ, रीपरफॉर्मेंस। पीसी पे बैठा ही था, तो मैं बोला यार चलो पिछले 3 साल के सेल्स का ग्राफ निकालते हैं, चलो दूसरों से कंपेयर करते हैं। तो वो क्या हुआ, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जब हम मोटा मोटी चीजों को कंपेयर करते पिछले साल से दूसरों से, तो उसको एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं। अब यहां पे मुझे टॉप कस्टमर की लिस्ट मिली, मैंने बोला कि भाई ये जो टॉप कस्टमर्स है ना, इनसे मुझे लिख कर चाहिए सही में इतना सेल हुआ था साल भर में, सही में इतना आउटस्टैंडिंग है, लिख कर लाओ मुझे। थर्ड पार्टी से जब हम लोग रिटर्न में कुछ स्टेटमेंट लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। लेट्स फ्रीज गाइज, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस। फैक्ट्री को देखा, ऑब्जर्वेशन, फाइल निकाली, इंस्पेक्शन, पूछताछ की, इंक्वायरी, कैलकुलेटर लिया, रिकम्प्यूटेशन, पीसी पे हम लोग बैठ गए, रीपरफॉर्मेंस, ग्राफ हमने कंपैरिजन किया, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बड़े बड़े कस्टमर से हम लोगों ने लेटर्स मंगाए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, आइए अब मैं आप लोगों को एक बार बड़ा प्यारा सा जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता दूं। आइए, असर्शन, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इन सब का पीडीएफ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, सारा का सारा चीज, सारी की सारी चीज मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। ठीक है, आइए फटाफट, असर्शन मतलब क्या, ठीक है, जो भी छोटे मोटे सवाल मैं आपको पूछता जाऊं आप उसके जवाब देते जाइए। असर्ट करना मतलब कुछ बोलना, ठीक है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसी को बोलते हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेशंस दे रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सबको असर्शंस बोला जाता है। ये उसका ब्रॉड मतलब है, ये उसका ब्रॉड मीनिंग है कि ये असर्शंस होते हैं। आइए उसके स्पेसिफिक मीनिंग पे आपको लेके चलता हूं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 तरह का डेटा होता है, TBD। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, मतलब या तो आपको इनकम एक्सपेंस मिलेगा, या तो आपको कैश इनफ्लो आउटफ्लो मिलेगा, आपको ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, यू विल गेट ट्रांजैक्शंस, या फिर आपको बैलेंसेस मिलेंगे, ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटी, या फिर आपको डिस्क्लोजर्स मिलेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। आपको 3 तरह की चीजें मिलती है, TBD, ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। अब ये जो एक एक टाइप की इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन जो है, बैलेंस जो है, डिस्क्लोजर है, ये एक एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो एक एक आइटम है, ये जो हमको इंफॉर्मेशन देता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिकली असर्शन। जितनी भी इंफॉर्मेशन, आइए फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस है 100 करोड़, तो वो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहे हैं ये असली है, ये सही में है, एग्जिस्टेंस इज द असर्शन। वो लोग बोल रहे हैं एक भी लैंड एंड बिल्डिंग छूटा नहीं है, एक भी फ्लैट छूटा नहीं है, कंप्लीटनेस इज द असर्शन। वो लोग बोल रहे हैं इसका अमाउंट सही है, वैल्यूएशन इज द असर्शंस, वैल्यूएशन इज द असर्शन। ठीक है, फिर हमारे बैलेंस शीट में लिखा है, मतलब हम ही इसके मालिक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इज द असर्शन। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है। वंस अगेन, लिखा है मतलब असली होगा, एग्जिस्टेंस, एक भी फ्लैट, एक भी प्लॉट, कुछ भी छूटा नहीं है, कंप्लीटनेस, अमाउंट सही है, वैल्यूएशन। एक स्पेशल है, ठीक है, इसमें एक स्पेशल है, हमारे बैलेंस शीट में लिखा है मतलब हम ही इसके मालिक हैं, मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। बस आप समझ लीजिए बैलेंसेस के बस 4 ही असर्शंस होते हैं, सिर्फ 4 असर्शंस होते हैं, ठीक है। अब मैं पीएनएल के एक आइटम को, ट्रांजैक्शन को पिक करता हूं, सेल से 1000 करोड़ के, लिखा है मतलब असली सेल होगा, लिखा है मतलब असली सेल होगा। ऑकरेंस, लैंड एंड बिल्डिंग में था एग्जिस्टेंस, यहां पे है ऑकरेंस, एक भी सेल इसमें छूटा नहीं है, नथिंग इज लेफ्ट आउट, कंप्लीटनेस, अमाउंट एकदम सही है, एक्यूरेसी, अमाउंट एकदम सही है, अमाउंट एकदम प्यारा है, एक्यूरेसी, ठीक है। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू में सही में ये रेवेन्यू नेचर का होगा, सही में ये इसी बिजनेस का होगा, सही में ये यही प्रोडक्ट का होगा, सही में इसी अकाउंट का होगा। क्लासिफिकेशन और ट्रांजैक्शन कंटिन्यूअसली होते हैं, ना इस साल का अगले साल गया होगा, ना अगले साल का इस साल आया होगा। कट ऑफ, देखिए पहले 3 मैच होते हैं,
यहाँ पे एग्जिस्टेंस था, यहाँ पे ऑकरेंस है, यहाँ पर कंप्लीटनेस था, यहाँ पर भी कंप्लीटनेस है, यहाँ पे वैल्यूएशन था, यहाँ पर एक्यूरेसी है, यहाँ पे एक स्पेशल था लैंड एंड बिल्डिंग में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यहाँ पर है क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ और डिस्क्लोजर की असर्शन, बस इसी का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जब आपको पता हो कि इस फाइनेंशियल आइटम के इस पर्टिकुलर पॉइंट में गड़बड़ होती है, दैट इज असर्शन लेवल रिस्क। अगर मैं बोलूं लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है, मतलब उसके कॉस्ट या डेप्रिसिएशन के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो मुझे पता है इट इज अ वैल्यूएशन लेवल रिस्क, रिस्क वैल्यूएशन के अंदर है, असर्शन लेवल रिस्क है ये। ठीक है, आई होप आपके दिमाग में फ्रेश हो गया असर्शंस क्या होते हैं, उसका ब्रॉड मतलब होता है जितनी भी जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल रही है उसको असर्शंस बोलते हैं। उसका स्पेसिफिक मतलब होता है ट्रांजैक्शन से क्या आपको पता चल रहा है, बैलेंस से आपको क्या पता चल रहा है, डिस्क्लोजर से आपको क्या पता चल रहा है। ठीक है, आइए अब इसके बाद में आपका बहुत ही फेवरेट है इंस्पेक्शन। आपका इंस्पेक्शन के ऊपर घुमा फिरा के एक सवाल पूछ सकते हैं, आप ध्यान रखना, घुमा फिरा के इसके ऊपर आप लोगों को सवाल पूछ सकते हैं इंस्पेक्शन के ऊपर। ठीक है, आइए आप इंस्पेक्शन के ऊपर 4 बातों पे फोकस करेंगे, 4 बातों पे आप फोकस करेंगे। सबसे पहला बताएंगे इंस्पेक्शन 2 चीजों का होता है। जब हम कोई रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट को स्टडी करते, एग्जामिन करते हैं, वो भी इंस्पेक्शन होता है। और जब हम लोग किसी एसेट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते, वो भी इंस्पेक्शन होता है। रिकॉर्ड्स आपके इंटरनल हो सकते हैं, आपके एक्सटर्नल हो सकते हैं, पेपर फॉर्म में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेपर फॉर्म में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं, कोई भी दूसरा मीडियम हो सकता है, मैग्नेटिक टेप के ऊपर हो सकता है, मशीन के ऊपर कुछ लिखा है, व्हीकल पे कुछ लिखा है, स्टॉक के डब्बे पे कुछ लिखा है, किसी भी चीज पे लिखा हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल, पहले आप डेफिनेशन बताएंगे। रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना, दोनों इंस्पेक्शन है। रिकॉर्ड इंटरनल एक्सटर्नल हो सकते हैं, पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अदर मीडिया भी हो सकता है। तो पहले आप डेफिनेशन बताएंगे, फिर आप बताएंगे रिलायबिलिटी। भाई साहब कितना रिलायबल एविडेंस मिलेगा वो डिपेंड करता है, कितना रिलायबल एविडेंस मिलेगा वो डिपेंड करता है कि भाई जो डॉक्यूमेंट हम देख रहे हैं वो कितना रिलायबल है। अगर वो बहुत रिलायबल डॉक्यूमेंट है, वो बाहर से आया है, वो ओरिजिनल है, तो फिर हमको एविडेंस भी उतना ही रिलायबल मिलेगा। अब एग्जाम्पल, क्या हम लोग इंस्पेक्शन यूज कर सकते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल एग्जीक्यूट करने के लिए? यस। क्या हम इंस्पेक्शन को यूज कर सकते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स कंप्लीट करने के लिए? यस। उसके एग्जाम्पल दिए, देखिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब स्टेप्स होते हैं, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। एक बहुत ही फेमस स्टेप होता है ऑथराइजेशन का। कोई भी इंपॉर्टेंट बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो ऑथराइजेशन लगता है। ऑथराइजेशन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्टेप्स इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कंट्रोल। जनरली लोग साइन और स्टैंप लगाकर ऑथराइजेशन करते हैं। सपोज आपको चेक करना है कि क्या कंपनी के लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आपको चेक करना है कि क्या कंपनी के लोग बराबर ऑथराइजेशन कर रहे हैं, सिग्नेचर्स कर रहे हैं, स्टैंप कर रहे हैं बड़े ट्रांजैक्शन में। तो बहुत सिंपल है, आप जाकर परचेस के डॉक्यूमेंट्स देखिए और उसमें उसको परचेस के डॉक्यूमेंट्स देखिए, इंस्पेक्शन करिए, बड़े ट्रांजैक्शन में सिग्नेचर और स्टैंप है क्या? आपने इंस्पेक्शन की मदद से ऑथराइजेशन का कंट्रोल चेक कर लिया। यस, बिल्कुल आप इंस्पेक्शन यूज कर सकते हैं ऑथराइजेशन के कंट्रोल को चेक करने के लिए। तो क्या इंस्पेक्शन को यूज कर सकते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल में? बिल्कुल यस। उसका एग्जांपल दिया है, ऑथराइजेशन का कंट्रोल चेक करना विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन इज एग्जांपल कि कैसे इंस्पेक्शन को टेस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज कर रहे हैं। क्या हम इसको टेस्ट ऑफ डिटेल में यूज कर सकते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब क्या? जब ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर, जो टीबीडी है हमारे, जो टीबीडी है ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर, उनके असर्शंस को हम लोग जब चेक करते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जब हम लोग टैंजिबल एसेट्स जाकर देखते हैं, जब हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग जाकर देखते हैं, जब लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग जाकर देख रहे हैं, मशीन्स हम जाकर देख रहे हैं, तो इंस्पेक्शन की मदद, तो हम उनका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इंस्पेक्शन के मदद से हम एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं एग्जिस्टेंस का। inspection of land and building, 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 inspection of plant and machinery की मदद से आप एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं किसका? एग्जिस्टेंस का। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वैल्यूएशन और ओनरशिप का एविडेंस मिले, जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। फिर अगर आप फाइनेंशियल जो आपके इन्वेस्टमेंट्स है उसके सर्टिफिकेट्स देखते हो, शेयर सर्टिफिकेट देखते हो, डिबेंचर सर्टिफिकेट देखते हो,
तो आप इंस्पेक्शन की मदद से वापस आपको एविडेंस मिल रहा है एग्जिस्टेंस का, लेकिन जरूरी नहीं है इससे आपको सबूत मिल जाए वैल्यूएशन के लिए भी और ओनरशिप के लिए भी, सेम पॉइंट है। ठीक है। फिर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, अरे भाई साहब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़िए, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का इंस्पेक्शन अच्छे से करिए। ठीक है कि भाई आप लोग AS9 पढ़ चुके हो, AS9 के आप लोग चैंपियन हैं कि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या बातें लिखी हुई है कि आपका जो सेल है, सेल के क्या मुझे उसके गोडाउन पे डिलीवरी करनी थी वो देखना पड़ेगा, क्या मुझे इंस्टॉलेशन करना था वो मुझे देखना पड़ेगा, क्या मनी बैक गारंटी है वो मुझे देखना पड़ेगा। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि उसके हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी तय होती है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी तय होती है और उसका इंपैक्ट बहुत सारे असर्शंस में होता है। तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का इंस्पेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी व्हेन यू चेक सेल्स ट्रांजैक्शन। लेट्स फ्रीज गाइस, इंस्पेक्शन के अंदर आपको 4 बातें बतानी पड़ेगी। आपको डेफिनेशन बताना पड़ेगा, आपको रिलायबिलिटी के बारे में बात करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि इंस्पेक्शन को आप यूज कर सकते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी और इंस्पेक्शन को आप यूज कर सकते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल में। उसके 3 एग्जांपल गाइस आपका, ठीक है, ठीक, ये जो आपका ऑडिट सब्जेक्ट है इसके पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। मैं फटाफट आपको रिवाइज करते चला जाऊंगा। आइए इंक्वायरी पे आइए। इंक्वायरी में आपको 3 ही बातें समझानी है। इंक्वायरी में आपको 3 ही बातें समझानी है। आपको डेफिनेशन बताना है, इंक्वायरी के बाद में रिस्पॉन्स मिलते हैं उसके बारे में आपको बात करनी है और मैनेजमेंट इंटेंशन को चेक करने का बेस्ट तरीका होता है इंक्वायरी। इसके ऊपर आपको बात करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन, सीकिंग इंफॉर्मेशन, जब आप सीक करते हो इंफॉर्मेशन, पूछते हो इंफॉर्मेशन, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन, इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी नॉन फाइनेंशियल, पर्सन कैन बी विद इन द एंटिटी, पर्सन कैन बी आउटसाइड द एंटिटी। ठीक है, इंक्वायरी इट कैन बी इन रिटर्न फॉर्म और इट कैन बी इन ओरल फॉर्म। जब आप सीख करते हो इंफॉर्मेशन, मांगते हो इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल लोगों से, वो फाइनेंशियल हो कि नॉन फाइनेंशियल हो, कंपनी के अंदर हो कि कंपनी के बाहर हो, रिटर्न हो कि ओरल हो, उसको हम लोग इंक्वायरी बोलते हैं। इंक्वायरी करने के बाद में, ठीक है, इंक्वायरी करने के बाद में दोस्तों, इंक्वायरी करने के बाद में 3 चीजें हो सकती है। 3 थिंग्स कैन हैपन वंस इंक्वायरी एक बार हो गई तो आपको रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, आपको जवाब मिलते हैं और उसमें 3 चीजें हो सकती है। 3 थिंग्स कैन हैपन। आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आपको पहले पता ही नहीं थी। क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा केस है, मुझे पहले पता ही नहीं था। या फिर आपको कोरैबोरेटिव, कोई बात आपको पहले से पता थी, हाँ मुझे पता था केस था, तुमने कोरैबोरेट कर दिया, तुमने कंफर्म कर दिया, कोरैबोरेटिव एविडेंस मिल सकता है। या फिर क्या बात कर रहे हो, ये केस तुम हारने वाले हो, मुझे तो किसने बोला था जीतने वाले हो। कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो आपको रिस्पॉन्स बात करना है। रिस्पॉन्स से 3 बातें निकल के आ सकती है, या तो न्यू इन्फॉर्मेशन, या तो न्यू इन्फॉर्मेशन, या तो कोरैबोरेटिव, या तो न्यू इन्फॉर्मेशन, या तो कोरैबोरेटिव इंफॉर्मेशन, या तो कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन। आइए फिर अगर मैं बात करता हूं, फिर अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, मैनेजमेंट इंटेंशन। ओ भाई, मैनेजमेंट इंटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैनेजमेंट इंटेंशन है कि भाई एक फ्लैट मैंने कश्मीर में लिया है, 15 साल बाद बेचूंगा तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है। मैंने एक फ्लैट इंदौर में खरीदा है, ताकि फैक्ट्री के पास खरीदा है ताकि मेरे एम्प्लॉयज वहां पे रेस्ट कर सके, प्रोडक्शन में हेल्प मिले, ठीक है, तो वो फिक्स एसेट बन जाता है। मैंने एक फ्लैट चेन्नई में खरीदा है कि भाई क्योंकि मैं चेन्नई में प्रॉपर्टी का बाइंग एंड सेलिंग करता रहता हूं, अच्छा तो वो मेरे ट्रेडिंग एक्टिविटी है, तो वो मेरे लिए स्टॉक बन जाएगा। अरे भाई साहब, आपका मैनेजमेंट इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मैनेजमेंट इंटेंशन को देखते हुए हमारा अकाउंटिंग का तरीका बदल जाता है। कभी हम उसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते, कभी हम उसको फिक्स एसेट ट्रीट करते, कभी हम उसको आपका स्टॉक ट्रीट करते हैं। इसीलिए अगर आपको तो मैनेजमेंट को बिठाओ और उनको पूछो आपका इंटेंशन क्या है, आप ये प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हो, उनसे पूछो। या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है, आप पूछो कब बेचोगे, आपने जब खरीदा तो कब बेचोगे, 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद में। उनका आप इंक्वायरी ही एकमात्र तरीका है ये पता लगाने का कि मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है। मैनेजमेंट आपको बताएगा कि इंटेंशन क्या है। ठीक है गाइस, सुनते रहिए, ठीक है। मैनेजमेंट आपको बताएगा इंटेंशन क्या है। लेकिन हम बेवकूफ नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट की बातों पे भरोसा करने वाले। मैनेजमेंट का जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम उसको कोलैबोरेट करेंगे, मैच करेंगे 3 चीजों से। सबसे पहले पास्ट हिस्ट्री से, क्या पास्ट में मैनेजमेंट ने जो बोला था वो किया क्या,
करंट रीजन से, क्या रीजन है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का, क्या रीजन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, क्या रीजन है, करंट रीजन जस्टिफाइड है क्या, और फ्यूचर एबिलिटी। आपने बोला 5 साल तक आप बेचोगे नहीं, लेकिन आपको पैसों की जरूरत तो 1 महीने बाद है, क्या आपके पास एबिलिटी इसको एग्जीक्यूट करने की? जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा उसको पास से मैच करो, उसके करंट रीजंस देखो और उसकी फ्यूचर एबिलिटी देखो, और चाहिए तो आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि लिख कर दो ये आपका इंटेंशन है ये ट्रांजैक्शन के पीछे। बस 3 बातें आपको समझानी है, ध्यान दीजिएगा। इंक्वायरी में आप 3 बातें बताएंगे, आप डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है, फिर आप बताएंगे कि आपको रिस्पॉन्स मिलते हैं, और फिर बाद में मैनेजमेंट इंटेंशन को चेक करने का बेस्ट तरीका होता है इंक्वायरी। गाइस, ठीक है, जोश को बनाए रखिए, जोश को बनाए रखिए। ऑडिट सब्जेक्ट वॉल्यूमनस है, इसके अंदर बहुत सारी बातें आती है, और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब क्यू एंड डिस्कशन करेंगे, विल गो फॉर क्यू एंड डिस्कशन, 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, उसमें और भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं सारे, क्योंकि मैंने बोला इस बार गट फीलिंग है, ठीक है, परम क्वेश्चन बैंक आपको मिल रहा है, बस प्रिंट में है, अभी ट्रैवल हो रहा है, और आप लोगों को जल्द ही पोस्ट हो जाएगा, जल्द ही आप सब लोगों को परम क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। चिंता मत करिए, बस इसके 1-2 लेक्चर होंगे और आपके हाथ में परम क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आजकल पूरा का पूरा जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बताइए। बस 2 बातें आपको समझानी, बस 2 बातें आपको समझानी है। आपको प्रॉब्लम समझाना है, सॉल्यूशन बताना है। क्या प्रॉब्लम बताना है? आपको प्रॉब्लम में बताना है कि देखिए भाई साहब, ये जब से इलेक्ट्रॉनिक चीजें हुई है, इलेक्ट्रॉनिक हम लोग जब से कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स, नेटवर्क, डिवाइसेस हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल था, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना बड़ा आसान है। ये प्रॉब्लम है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, मतलब सिर्फ 1 मंथ के लिए, कुछ डेटा 1 मंथ के लिए सेव किया हुआ है, सिर्फ 1 क्वार्टर के लिए सेव किया हुआ है, सिर्फ 6 महीने के लिए सेव किया हुआ है, ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ चीजें तो ऐसी होती है बस स्क्रीन पे 1 मोमेंट के लिए आती है कि एक ऑर्डर आया है, हमारे पास में स्टॉक है, बोलो अप्रूव करना है क्या, बस 5 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आपने अप्रूव दबाया, कहीं पे उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो प्रॉब्लम यह है कि चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, प्रॉब्लम यह है कि चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, उसमें भी सर्टेन पीरियड के लिए है, उसमें भी कुछ चीजें सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ समय के लिए। बस उसका सॉल्यूशन क्या है? 2 चीजें हो सकती है। बहुत प्यारा है, बस आपको प्रॉब्लम बताना है, आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर, ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर, ऑडिट एविडेंस के ऊपर। आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई प्रॉब्लम ये है, इसके सॉल्यूशन 2 है। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नंबर 1 है, ठीक है, आप क्लाइंट को फोन लाकर बोलो, ओ बेटा जी रिटेन करो, ठीक है, बैकअप लेके रखो, ये डेटा है, इसका बैकअप लेके रखो, इसको सेव करके रखो, जब मैं आऊंगा तब मैं उसको चेक करूंगा। आप रिटेंशन के लिए बोल दीजिए। दूसरा है, जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जब इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, रहती है, तब जाकर आप उसको चेक कर लो। बहुत सिंपल है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से क्या इंपैक्ट है, आप सिर्फ 2 बातों पे फोकस करोगे, आप प्रॉब्लम क्या है वो समझाओगे और आप सॉल्यूशन क्या है वो समझाओगे, ठीक है। बस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बताओ, आपका जवाब बन गया जी, आपका जवाब बन गया। कम ऑन गाइस, जोश को बना के रखिए। अब आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछते हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूं, फटाफट। पहले आप बताएंगे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट का मतलब बताएंगे। सफिशिएंट मतलब क्या? क्वांटिटी, सभी तरह के आइटम, सभी तरह के सेल्स, सभी तरह के प्रोडक्ट्स कवर होने चाहिए, पूरा अच्छा कवरेज होना चाहिए, पूरा आइटम्स का पूरा कवरेज होना चाहिए, वैरायटी ऑफ एविडेंस होना चाहिए, विजुअल, डॉक्यूमेंट्री, ओरल, ऐसा, तो उसको बोलते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी। बढ़िया कवरेज है, सभी तरह के एविडेंस है, तो उसको बोलते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी। क्वालिटी होना चाहिए। अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी मतलब क्या? एविडेंस रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और रिलेवेंट। अरे भाई साहब, जो असर्शन में प्रॉब्लम है उसका एविडेंस होना चाहिए। मुझे एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम है तो एग्जिस्टेंस का असर्शन होना चाहिए, मुझे वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है तो वैल्यूएशन का एविडेंस होना चाहिए, अगर मुझे ओनरशिप में प्रॉब्लम है तो ओनरशिप का एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस हो तो कैसा हो? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, ठीक है। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, वैरायटी ऑफ आइटम्स, वैरायटी ऑफ एविडेंस। क्वालिटी मतलब रिलायबल होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। अब अलग अलग एसेज में इसके बारे में लिखा हुआ है।
अलग अलग एसेज में इसके बारे में लिखा हुआ है। ऐसे 200 है, ठीक है, आपका ऐसे 200 है, ऐसे 200 में बोला है हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ये बताना कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है बताना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है कि नहीं। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ये बताना आर दे गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, विथ रीजनेबल अश्योरेंस। ऐसे 200 बोलता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है आपको ओपिनियन देना है रीजनेबल अश्योरेंस। आप रीजनेबल अश्योरेंस मतलब हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से आप ओपिनियन दे पाओगे ओनली व्हेन यू हैव सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ऐसे 200 बोलता है रीजनेबल लेवल का अश्योरेंस देना है, रीजनेबल लेवल का अश्योरेंस देना है तो आपको क्या लगेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लगेगा। फिर आपका ऐसे 330 है, ऐसे 330 है, ऐसे 330 रिस्पॉन्स टू रिस्क मतलब ही होता है ऑडिट प्रोसीजर। उसका कहना है ऑडिट प्रोसीजर आप ऐसे तय करो, ऐसे एग्जीक्यूट करो कि आपको एविडेंस कैसा मिले, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऐसे 500 भी बोलता है कि तेरा टारगेट है एविडेंस इकट्ठा करे तो कैसा इकट्ठा करे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बच्चों क्या समझ रहे हो, इसका मतलब अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का शॉर्ट नोट लिखना है तो पहले उसको आपको मीनिंग समझाना पड़ेगा। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मीनिंग समझाना पड़ेगा। सफिशिएंट मतलब क्या वो समझाना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट मतलब क्या आपको समझाना पड़ेगा। फिर आपको बोलना पड़ेगा ऐसे 200 बोलता है रीजनेबल लेवल का अश्योरेंस देना है तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर ऐसे 330 बोलता है ऑडिट प्रोसीजर ऐसी हो कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले। ऐसे 500 भी ये बोलता है, सब आके एक ही चीज बोल रहे हैं कि सबूत आपका हो तो कैसा हो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। आपको 3 ऐसे का रेफरेंस देना है और 5वां पॉइंट मसाला पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है, आपको मोटा मोटी कुछ बातें बतानी है, ठीक है। अभी हम टाइप्स ऑफ एविडेंस देख के आए थे, बस वही आपको बातें बतानी है। मेजॉरिटी एविडेंस इंटरनल एविडेंस होता है, इंटरनल एविडेंस ऑब्टेन करना बड़ा आसान होता है, हमारे सामने होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल एविडेंस बहुत रिलायबल होता है, वो तो थोड़ी सी बात इंटरनल के बारे में कर लो, थोड़ी सी बात एक्सटर्नल के बारे में आप कर लो, थोड़ी सी इंटरनल की बात, थोड़ी सी एक्सटर्नल की बात आप कर लो। फिर आप बता दो कि एडिशनल एविडेंस मैच हो जाए तो कोलैबोरेटिव होता है, मैच नहीं हो तो कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। तो थोड़ी इंटरनल की बात कर लो, थोड़ी एक्सटर्नल की बात कर लो, थोड़ा कोलैबोरेटिव एविडेंस की बात करो, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस की बात कर लो, और मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस एक एक वर्ड में लिख दो कि ये मेथड से हम कलेक्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। अगर ये 5 पॉइंट आप लिखोगे, अगर ये 5 पॉइंट आप लिखोगे ना, 5 पॉइंट लिखोगे, आपका प्यारा सा 5 पॉइंट लिखोगे, आपका प्यारा सा शॉर्ट नोट रेडी हो जाएगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का। बड़ा प्यारा सा आपका शॉर्ट नोट रेडी हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों देखिए फटाफट फटाफट आइए, कम ऑन गाइस। ऐसे 500 हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिट एविडेंस, उसके टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस हम लोग देख चुके हैं, ऑडिट प्रोसीजर हम लोग देख चुके हैं, मेथड्स हम लोग देख चुके हैं, इंस्पेक्शन देख चुके हैं हम लोग, इंक्वायरी देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का क्या इंपैक्ट होगा वो देख चुके हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हम लोग देख चुके हैं। कम ऑन गाइस, एनर्जी बरकरार रखो, फटाफट फटाफट सुनते जाइए। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कवर करना चाहते हैं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम लोग चीजें कवर करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको स्लो सुनना है तो भैया ऑडियो रिवीजन है, ऑडियो रिवीजन आप सुन लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरे साथ साथ में मैं आप लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के खटाखट चीजों को करवाते जाऊंगा, तो मेरे साथ में करते जाइए। एविडेंस हो तो कैसा हो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी। अब दोनों के बीच में 3 बातें। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस का, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस का, तो दोस्तों आपको 3 बातें समझानी। पहले आपको समझाना है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मतलब क्या, उसके बारे में आप बताओगे। फिर आप बताओगे रिलेशनशिप, यस, बड़ा प्यारा सा है रिलेशनशिप। अगर क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस बढ़ता है ना, अगर क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस बढ़ता है, अगर आप क्वालिटी को इंप्रूव करोगे, इफ यू इंप्रूव द क्वालिटी, आप क्वांटिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। यस, क्वालिटी ऑफ एविडेंस। मैंने एग्जांपल लिया था क्लास में, बैंक ऑडिट पे आप गए, अरे भाई साहब मैनेजर आओ भगत कर रहा है, मैनेजर आपके आगे पीछे घूम रहा है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे रहा है, बोरोवर से आपको मिला रहा है, इतना बढ़िया। आपने सोचा था 200 लोन चेक करोगे, आप कम करके 150 कर दो। क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि आपने क्वांटिटी कम कर दी। लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। देखिए अगर मैनेजर तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारता है 500 लोन के जेरोक्स कॉपीज, क्वांटिटी कैन नॉट कॉम्पनसेट पुअर क्वालिटी। अपोजिट इज नॉट ट्रू। आपको रिलेशन समझना है, अच्छे क्वालिटी का एविडेंस मिलेगा तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। ओनली क्वांटिटी कैन नॉट
कॉम्पनसेट पुअर क्वालिटी, वैसे वर्षा नहीं चलेगा। फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है भाई, कितनी क्वांटिटी खरीदोगे, मार्केट में कोई भी चीज कितनी खरीदोगे, 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एमआरपी, 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एमआरपी, ठीक है, एम स्टैंड फॉर मटेरियलिटी, जो आइटम जितना ज्यादा मटेरियल रहेगा उसका उतना ज्यादा हम लोग भर भर के एविडेंस लेंगे, हमारे फाइलों में भरोगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उसको पूरा आप समझा देना, ठीक है, पूरा समझाना कि जितना मटेरियल रहेगा उतना एविडेंस, उसका अपोजिट भी समझा देना, मतलब आंसर बड़ा होता है और उन्हें समझाया, अपोजिट भी बता देना, अपोजिट भी बता देना कि भाई अगर कम मटेरियल होगा तो कम एविडेंस इकट्ठा करें। फिर आर स्टैंड फॉर रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। आप इसको हर पॉइंट को डिफाइन भी करेंगे, आप हर पॉइंट को डिफाइन भी करेंगे और उसका रिलेशनशिप भी आप बताएंगे, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं रिस्क की, अगर हम बात करते हैं रिस्क की, तो आप बताइए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब, उसका मतलब आप बताइए और फिर आप बोलिए। अगर रिस्क ज्यादा होगी तो ऑडिट एविडेंस ज्यादा लेंगे, अगर रिस्क ज्यादा होगी तो ऑडिट एविडेंस ज्यादा लेंगे, अगर रिस्क कम होगी तो ऑडिट एविडेंस कम लेंगे। डायरेक्ट रिलेशन वापस है। पी स्टैंड फॉर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितना बड़ा होगा ऑडिट एविडेंस उतना ज्यादा लेंगे, पॉपुलेशन जितना बड़ा होगा ऑडिट एविडेंस उतना ज्यादा लेंगे, पॉपुलेशन जितना कम होगा ऑडिट एविडेंस उतना कम लेंगे। वापस डायरेक्ट रिलेशन है, सब में डायरेक्ट रिलेशन है। नेचर भी, अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस है, एक जैसा है, तो यार 2-3 चीजों को चेक कर ले, बाकी सब चीजें तो वैसी है, तो फिर आपका एविडेंस कम लेंगे। अगर हेट्रोजेनियस है, बहुत अलग अलग वेराइटी है, तो फिर आपका एविडेंस ज्यादा लेंगे। लेट्स फ्रीज गाइस, अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना है सफिशिएंसी पे, पहले आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट के बारे में बताओगे, फिर आप रिलेशनशिप बताओगे बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी से क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है वो आप बता दोगे। फिर उसके बाद में आप फैक्टर्स पढ़ाओगे, एमआरपी, ठीक है, एमआरपी फैक्टर्स बताओगे। उसमें फैक्टर को पहले आप डिफाइन करोगे और डिफाइन करने के बाद में बोथ वे आप चीजों को समझा दोगे, ठीक है। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ऐसे 500, ठीक है, ऐसे 500 हमारा, हम लोग खत्म होने के ऊपर आ रहे हैं। अगर आपको अप्रोप्रिएटनेस पे शॉर्ट नोट मिला, सेम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ही लिखना है, यह हुआ है। रिलायबिलिटी, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, कैसे पता करूं कि एविडेंस रिलायबल है कि नहीं, कैसे पता करूं एविडेंस रिलायबल है कि नहीं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में सोच, एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाहर से आता है, अगर सोर्स ऑफ द एविडेंस एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट पार्टी है तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा रिलायबल होता है एज कंपेयर टू इंटरनल। इंटरनल रिलायबल ही नहीं होता, ऐसा नहीं बोल रहे। अगर एक्सटर्नल एविडेंस है, बाहर से एविडेंस आ रहा है, तो ज्यादा रिलायबल होगा एज कंपेयर टू इंटरनल। फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है वो रिटर्न फॉर्म में आता है। रिटर्न फॉर्म में जो एविडेंस होता है वो ज्यादा रिलायबल है, कॉमन सेंस है एज कंपेयर टू ओरल एविडेंस। लोग सोच समझ के लिखकर लिखते हैं रिटर्न फॉर्म में, इट इज मोर रिलायबल। फिर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, नेचर, ठीक है, नेचर अगर वो ओरिजिनल एविडेंस है, ओरिजिनल एविडेंस इज मच मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी, ऑफ कोर्स। और अगर डायरेक्टली ऑडिटर को मिला है, अगर ऑडिटर डायरेक्टली कोई एविडेंस ऑडिटर को मिलता है, ऑडिटर कोई एविडेंस खुद होके लेता है, वो ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू अगर मैनेजमेंट के लोग, कंपनी के लोग अगर आपको कोई एविडेंस ला कर देते हैं। वो हो सकता है सब अच्छी चीजें आपको बताए, जानबूझ के गलत चीजें आपसे छुपा ले। तो क्विकली, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, आपको सिर्फ किसके बारे में सोचना है, आपको सिर्फ किसके बारे में सोचना है, आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में सोचना है। बाहर से आ रहा है, ज्यादा रिलायबल है, रिटर्न फॉर्म में है, ज्यादा रिलायबल है, ओरिजिनल नेचर का है, ज्यादा रिलायबल है, डायरेक्टली ऑडिटर को मिला है, ज्यादा रिलायबल है। ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एविडेंस रिलायबल होगा कि नहीं होगा। फिर इसके बाद आपको और एक चीज बतानी है, इंटरनल एविडेंस भी कभी कभी रिलायबल हो सकता है। अगर इंटरनल एविडेंस को बनाने का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, उसके स्टेप्स अगर बड़े प्यारे हैं, तो इंटरनल एविडेंस भी बहुत रिलायबल हो सकता है। सपोज सैलरी की रिपोर्ट है, सैलरी का हमारा डिपार्टमेंट है, 5 लोग काम करते हैं एक सीनियर के सुपरविजन में, वाओ इतने अच्छे लोग हैं, क्या बात कर रहे हो यार, इतने अच्छे लोग काम कर रहे हैं। फिर उनके पास में 50 लाख का सॉफ्टवेयर है, सुपर्ब, टेरिफिक, 50 लाख का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बाकायदा 5 स्टेप्स का प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके बाद में उसका चेकिंग होता है, ग्रेट। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सुपर स्ट्रांग है तो इंटरनली जनरेटेड एविडेंस भी बहुत रिलायबल हो सकता है। तो अगर आपके ऊपर रिलायबिलिटी की बात आता है तो आप 4 फैक्टर्स को बताएंगे, फिर आप इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल हो सकता है। जिस दिन आपके दिमाग में ऐसी चीजें बैठने लग जाए कि अरे भाई साहब ये 4 फैक्टर समझाने और इंटरनल एविडेंस, इस लेवल का रिटेंशन जब आपके दिमाग में अलग है, आप फोड़ दोगे।
बच्चों का प्रॉब्लम है इस लेवल का रिटेंशन नहीं है, ठीक है। बच्चों का प्रॉब्लम है इस लेवल का रिटेंशन नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, जो टेलीग्राम चैनल है अपना रैपिड रिवीजन का, वहां पर जाइए। नोट्स का टॉपिक है, नोट्स के टॉपिक में वहां पे ऑडिट के नोट्स की लिंक दी है, सारे के सारे। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 का हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइम है, आप वीडियो को देखेंगे, लाइव बन जाएगी, जबरदस्त, सब चीज दिमाग में फिट बैठ जाएगी, ठीक है। अरे मिस जैन मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक ऑन द वे, बस आ रहा है। एक दो लेक्चर कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन बैंक आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट, फटाफट दोस्तों, फटाफट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। होनहार बुद्धिमान ऐसा पर्दा जिसके पास में स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स है, किसी भी फील्ड का स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स है अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट। क्योंकि अकाउंट्स और ऑडिट का इन डेप्थ बहुत डिटेल में नॉलेज तो ऑडिटर के खुद के पास होता है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास में स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल्स है ऑन अ फील्ड अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट, तो उसको हम लोग एक्सपर्ट बोलते हैं। अगर उसको मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है ताकि वो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग में हेल्प करे, तो वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है। अगर उसको ऑडिटर ने अपॉइंट किया है ताकि वो ऑडिट टीम को ऑडिट करने में मदद करे, तो उसको ऑडिटर्स एक्सपर्ट बोलते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट अगर अपनी रिपोर्ट बनाकर देता है, उस रिपोर्ट पे भरोसा करे या ना करे, कैसे उससे डील करे, ऐसे 500 हमको समझाता है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे भरोसा करना कि नहीं करना, वो रिलायबल है कि नहीं, उसको कैसे तय करना, ऐसे 500 हमको समझाता है। ऐसे 500 विल एक्सप्लेन अस, ऐसे 500 हमको ये बात बताएगा, ठीक है। ऑडिटर का एक्सपर्ट है, उससे कैसे डील करना, ये हमको ऐसे 620 बताता है। 620 हमारे कोर्स में नहीं है, ये हम लोग सीए फाइनल में पढ़ेंगे, विल स्टडी इन सीए फाइनल, ठीक है। आइए अब मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है ना, जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पे भरोसा करना कि नहीं करना, उसकी रिपोर्ट पे भरोसा करना कि नहीं करना, 3 स्टेप्स है। देयर आर 3 स्टेप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स आर देयर। आइए दोस्तों, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 3 प्यारे प्यारे टेस्ट, 3 प्यारे प्यारे स्टेप्स है, ठीक है। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा सामने वाले का कॉम्पिटेंस क्या है। कॉम्पिटेंस मतलब क्या? नॉलेज एंड स्किल्स। सामने वाले का, हमको देखना पड़ेगा सामने वाले का नॉलेज क्या है, सामने वाले का नॉलेज क्या है, सामने वाले का स्किल क्या है, हमको उसका कॉम्पिटेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसकी कैपेबिलिटी, क्या उसके पास में टाइम है, क्या उसके पास में टीम है, क्या वो लैंग्वेज जानता है, टाइम टीम इक्विपमेंट लैंग्वेज वो जानता है, क्या वो डिलीवर कर पाएगा क्या सर्कमस्टांसेस में, दैट इज कॉल्ड एज कैपेबिलिटी। ऑब्जेक्टिविटी, क्या वो अनबायस्ड तरीके से काम कर पाएगा क्या, बहुत सिंपल सीसीओ। स्टेप नंबर 1, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट एक कॉम्पिटेंट बंदा है, पढ़ा लिखा, होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान, नॉलेजेबल, स्किलफुल बंदा है? क्या वो बंदा कैपेबिलिटी वाला है, टाइम टीम इक्विपमेंट है, क्या उसके पास में टाइम टीम इक्विपमेंट है, डिलीवर कर पाएगा क्या, क्या उसके पास में ऑब्जेक्टिविटी है, इज ही हैविंग ऑब्जेक्टिविटी, क्या वो अनबायस्ड तरीके से काम कर पाएगा क्या, ठीक है। कैसे हमको पता चलेगा, बार बार एग्जाम में पूछते, कैसे पता चलेगा? 2 डॉक्यूमेंट्स है, उसके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आप देखो, उसने कितनी किताबें लिखी वो देखो, उससे समझेगा कि बंदा होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान है क्या। एक्सपीरियंस के 3 पॉइंट है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इसके साथ पहले काम करने का, उसको रिकलेक्ट करिए कि यार ये इस असाइनमेंट के लिए सूटेबल है क्या, वो सोचिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, उससे फेस टू फेस मिलिए और एक्सपीरियंस बनाइए उससे, या फिर दूसरे लोग जिनके पास में एक्सपीरियंस है इसके साथ में काम करने का, उनसे पूछिए। अरे बढ़िया, 2 पॉइंट आपको याद रखने, डॉक्यूमेंट्स देख के सीसीओ पता चलेगा और एक्सपीरियंस से सीसीओ पता चलेगा, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2, अगर हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2, ठीक है भाई। स्टेप नंबर 1 में कॉम्पिटेंस जोरदार, कॉम्पिटेंस, अरे भाई साहब, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी जबरदस्त निकली। अब इसके बाद, ठीक है, हमको वी नीड टू अंडरस्टैंड द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट। इससे पहले कि मैं एक्सपर्ट से बातचीत करूं, उसकी रिपोर्ट में पढूं, मुझे खुद को तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना फील्ड का। मुझे उसके एस्पेक्ट्स मतलब पार्ट्स, मुझे खुद को तो उसके पार्ट्स पता होने चाहिए ना, मुझे खुद को तो उसके एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए ना। हाँ भाई, मुझे खुद को उसके पता होना चाहिए कि ये फील्ड के अंदर कौन सी मेथड यूज होती है, डेटा कहां से होता है, कैसे अजम्पशंस होते हैं, मुझे खुद को पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट,
अंडरस्टैंडिंग द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, उसके फील्ड की अंडरस्टैंड आप करिए। स्टेप नंबर 3, अब उसका काम चेक करना है। हर एक्सपर्ट कोई ना कोई डेटा यूज करता है, हर एक्सपर्ट कोई ना कोई डेटा यूज करता है। आप देखो जैसे एम्प्लॉय का डेटा यूज किया, एम्प्लॉय का डेटा कंप्लीट है ना, एक्यूरेट है ना, रेलेवेंट है ना। एम्प्लॉय डेटा कंप्लीट है ना, एक्यूरेट है ना, रेलेवेंट मतलब भाई एक्चुअल डेटा चाहिए, एस्टिमेट डेटा नहीं चाहिए, पिछले साल का डेटा नहीं चाहिए, इस साल का डेटा चाहिए। फिर आप देखो अजम्पशंस, अजम्पशंस इस इंडस्ट्री को ये अजम्पशन सूट करते हैं ना, इस इकोनॉमिक कंडीशन को सूट करते हैं ना, ठीक है। अजम्पशंस आपके रेलेवेंट होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। फिर आपका मेथड, डेटा और अजम्पशन लेते फीड किस में करते हैं, मेथड में। मेथड इज अ फॉर्मूला, इज अ मेथड इज अ फॉर्मूला, इट इज अ अप्रोच, इट इज अ सॉफ्टवेयर, वो भी सुटेबल होना चाहिए। तो आप देखो डेटा क्या यूज किया, आप देखो अजम्पशन क्या यूज किया, कौन से मेथड में चीजों को डाला हुआ है। अब रिपोर्ट आपको मिली, आप देखो भैया रिपोर्ट रेलेवेंट है ना, जो जो चीजें मुझे चाहिए थी बैलेंस शीट पे की चेक करनी, वो पूरी चीजें कवर्ड की ना। कवरेज, अरे भाई सारी चीजें कवर कर रहा है तो काम की है रिपोर्ट, रेलेवेंट है रिपोर्ट, रीजनेबल होनी चाहिए, ±5% चलता है भाई। और बाकी जो एविडेंस है उसके नजदीक होनी चाहिए, एकदम बहुत अलग नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स फ्रीज गाइस, अगर मैनेजमेंट, आपका सबसे फेमस क्वेश्चन स्टेप नंबर 1 ही, आपका सबसे फेमस क्वेश्चन आपका स्टेप नंबर 1 ही है, ठीक है। तो आप स्टेप नंबर 1 में, आप स्टेप नंबर 1 बोलेंगे सीसीओ, देखो सामने वाले का स्टेप नंबर 2 में उसके फील्ड का थोड़ा सा नॉलेज खुद ऑब्टेन करो कि उसके फील्ड में कौन से मेथड्स, कौन सा डेटा, कौन से अजम्पशंस होते हैं। फिर उसका काम इवैल्यूएट करना है, डेटा सही होना चाहिए, कंप्लीट, एक्यूरेट, रेलेवेंट, अजम्पशंस रेलेवेंट होने चाहिए इंडस्ट्री को, सिचुएशन को, ठीक है, रियलिस्टिक होने चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, और आपकी रिपोर्ट भी रेलेवेंट, रीजनेबल होनी चाहिए, मोटा मोटी एविडेंस से मैच होनी चाहिए। 3 स्टेप्स समझ में आएगा कि एक्सपर्ट पे भरोसा करे कि नहीं करे। नाउ इस बार नया ऐड किया भैया, इस बार नया ऐड किया है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व है, हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो हम लोग ग्रुपिंग करके रखते हैं, इस बार थोड़ा सा इन्होंने नया ऐड किया है। हाँ, इसमें सारे के सारे अमेंडमेंट, ठीक है, इसमें इसमें सारे के सारे अमेंडमेंट। देखिए हमारी भास्कर बुक, इस बार फाड़ू चार्ट बुक आने के चांसेस बहुत कम है। भास्कर बुक में सारे चार्ट्स है, सारे कॉन्सेप्ट्स है, वही आपको कवर करना है, ठीक है। जितने भी नए कॉन्सेप्ट्स है उसकी ग्रुपिंग मैंने करके, भास्कर बुक्स में आपके पूरे के पूरे 80% चीजों के चार्ट मिल जाएंगे, 20% चीजों को बराबर पॉइंट्स मिल जाएंगे। भास्कर बुक सहारा है इस अटेम्प्ट का। फाड़ू चार्ट बुक हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन भास्कर बुक, आप फाड़ू चार्ट बुक के लिए अभी वेट मत करिए, डोंट वेट फॉर द फाड़ू चार्ट बुक। अगर पुराना वर्जन है, पुराने वर्जन की सॉफ्ट कॉपी मेरे ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल पे रखी हुई है, आपको अभी भी उसी से प्यार है। अगर आपको अभी भी उसी से प्यार है, उसी से आपको प्यार मोहब्बत है, उसी से प्यार है, उसी से आपको प्यार मोहब्बत है, मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप पुरानी चार्ट बुक है उसी से पढ़िए। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा भैया, नया चीज है, नई चीज को लेकर चलिए। अब अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व है भाई साहब, अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व है ना, इफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज इन्वॉल्व, ठीक है, तो हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। फैक्टर से तो प्यार है, तो मैंने क्या किया, ग्रुपिंग की। मैंने बोला ऑडिट मैटर रिलेटेड कुछ फैक्टर्स है। मैटर कैसा है, ठीक है, जिस चीज की हम बात करें, जिसको हम चेक कर रहे हैं, वो मैटर कैसा है। कुछ पॉइंट्स मैटर रिलेटेड है और कुछ पॉइंट एक्सपर्ट रिलेटेड है। आइए, ठीक है, मैटर रिलेटेड पॉइंट, एनआरए, नेचर ऑफ द मैटर, जैसे एनआरआई होता है, एनआरए है यहाँ पे, नेचर ऑफ द मैटर। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो हमको एफर्ट्स, मेहनत, एनटीई, नेचर ऑफ ऑडिट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ाना पड़ेगा। आर, रिस्क, अरे भाई रिस्की आइटम है, इसमें गड़बड़ होने के चांस बहुत ज्यादा है, तो हमको एनटीई को बढ़ाना पड़ेगा। अरे भाई कोई ऑल्टरनेटिव एविडेंस अवेलेबल नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव एविडेंस अवेलेबल नहीं है, हम पूरे के पूरे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर भरोसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल यहाँ पे कोई भी चांसेस मत लो, पूरी मेहनत करो, कोई भी चांसेस मत लो, पूरी मेहनत करो, हमको ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट एक्सपर्ट, कुछ चीजें एक्सपर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ओरी सेलिब्रिटी है ना, वो शॉर्टकट है यहाँ पे। एक्सपर्ट का ऑब्जेक्टिव, क्या बात कर रहा है एक्सपर्ट पूरी चेकिंग नहीं कर रहा है, कुछ चीजें छोड़ दे रहा है, भाई साहब मुझे चेक करनी पड़ेगी यार, मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय क्या बात कर रहा है, कंपनी का एम्प्लॉय है, कंपनी के रहमे करम पे चल रहा है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस है, रिश्तेदार है वो, उसने लोन लिया है कंपनी से, भाई साहब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, कोई स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहा है, वो क्या बात कर रहे हो, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहा, कोई स्टैंडर्ड्स भी फॉलो नहीं कर रहा। अरे भाई साहब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सपर्ट का काम कोई चेक नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट कोई देख नहीं रहा जब वो काम कर रहा है। भाई साहब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मैटर कैसा है, एनआरए नेचर कॉम्प्लिकेटेड है, रिस्क ज्यादा है, ऑल्टरनेटिव एविडेंस नहीं है, भाई साहब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट कैसा है, ओरी ऑब्जेक्टिव में सारी चीजें कवर नहीं है, नेचर ऑफ एक्टिविटी में सारी चीजें कवर नहीं है, मेहनत मेरे को ज्यादा करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय कंपनी का, मेहनत मेरे को ज्यादा करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस है, मेहनत मेरे को ज्यादा करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं कर रहा, मेहनत मेरे को ज्यादा करनी पड़ेगी। देखो हमेशा फैक्टर्स को एक डायरेक्शन में बोलो। मैं इस तरीके से बोल रहा हूं कि जिसमें सब में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि सब में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। कंट्रोल्स ओवर एक्सपर्ट, अरे भाई कंट्रोल नहीं है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऑडिटर के पास में, ऑडिटर के 2 पॉइंट है, भाई साहब ऑडिटर के पास में नॉलेज नहीं है इस फील्ड का इतने अच्छे से, भाई मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, भाई मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और ये भाई मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। आइए 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 आइए, जो चीजें अब इस बार कुछ चीजों को उन्होंने डिटेल में कर दिया। आखिरी चीज ऐसे 500 में, ऐसे 500 में आखिरी चीज, आइए, ठीक है। अब भाई साहब सिलेक्टिंग आइटम्स ऑफ द ऑडिट, सिलेक्टिंग द आइटम्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, सिलेक्टिंग आइटम्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। देखिए अब ऑडिट, आपको आपके फाइलों में ऑडिट एविडेंस रखना है, आपको आपके फाइलों में ऑडिट एविडेंस रखना है। कितना ऑडिट एविडेंस आप सिलेक्ट करोगे, कैसे, कितने आइटम्स आप सिलेक्ट करोगे फॉर ऑडिट एविडेंस, कितने ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर करके चेक कर, कितने ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करोगे, ठीक है, कितने ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करोगे, कितने बैलेंसेस सिलेक्ट करोगे, कितने डिस्क्लोजर्स आप सिलेक्ट करोगे। आइए देखते हैं 3 तरीके। जब आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए तो ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर जो आइटम्स है उसको सिलेक्ट करने के 3 तरीके। कहीं कहीं पे आप 100% चेकिंग लगाओगे, कहीं कहीं पे आप 100% चेकिंग लगाओगे, कहीं कहीं पे आप 100% चेकिंग लगाओगे, कहीं कहीं पे आप स्पेसिफिक सिलेक्शन करोगे, और कहीं कहीं पे आप सैंपलिंग करोगे। अरे भाई साहब आप 100% सिलेक्शन कहां पे करोगे, फ्यू लार्ज वैल्यू आइटम, फ्यू लार्ज वैल्यू आइटम या स्मॉल लार्ज वैल्यू आइटम्स, ठीक है। 20 एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन है भैया, एक एक ट्रांजैक्शन 10-10 करोड़ का है, पूरा सिलेक्ट कर लो। फ्यू लार्ज वैल्यू आइटम्स है, आप 100% सिलेक्शन, भाई यहां पे क्या अक्कड़ बक्कड़ वो करेंगे। सिग्निफिकेंट रिस्क वाला आइटम है भैया, 4 सेल्स के ट्रांजैक्शन है इस बार, नई एक फॉरेन सब्सिडरी खोली है, उनको किया है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, रिलेटेड पार्टी को सेल मारा है, वो भी क्या सेल मारा है आधे प्राइस में। अरे भाई साहब सिग्निफिकेंट रिस्क है, एक तो रिलेटेड पार्टी है, ऊपर से आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, सिग्निफिकेंट रिस्क वाला आइटम है, पूरा चेक कर लो। कॉस्ट इफेक्टिव है, यस, कभी कभी 100% सिलेक्शन कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, जब भी हम लोग 100% ऑटोमेटेड चेकिंग करते हैं, भाई पूरा फिक्स एसेट रजिस्टर लोड कर दो, इस साल का डिप्रिसिएशन ऐसे ही मिल जाएगा, भाई पूरा इंटरेस्ट रिकम्प्यूट कर लो सॉफ्टवेयर की मदद से, ऐसे ही मिल जाएगा, पूरा एनपीए निकाल लो सॉफ्टवेयर की मदद से। जब हम लोग ऑटोमेटेड चेकिंग करते हैं तो 100% चेकिंग करना सॉफ्टवेयर की मदद से ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, 3 बातें, बहुत ही छोटे से फ्यू लार्ज वैल्यू आइटम है पूरे चेक कर डालो, सिग्निफिकेंट रिस्क वाले आइटम है पूरे चेक कर डालो, ऑटोमेटेड चेकिंग है पूरे चेक कर डालो, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। स्मॉल के आप आइए, फिर उसके बाद स्पेसिफिक सिलेक्शन। अरे भाई आप एक काम करिए, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्प्ले में बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन से, टॉप 5 कस्टमर्स, टॉप 5 कस्टमर्स, टॉप 10 कस्टमर्स, टॉप 10 सप्लायर्स, ठीक है, बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन से, अमाउंट वाइज बड़ा कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, परसेंटेज वाइज कौन बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, आप उनको जरूर सिलेक्ट करिए। आपका ऑडिट एविडेंस के लिए आइटम सिलेक्ट करना है, 3 तरीके हो सकते हैं, 100% सिलेक्शन या स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। हर आइटम में, हर ट्रांजैक्शन बैलेंस में हाई कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, बड़े कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, वो आइडेंटिफाई करिए, उनको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, उनको सिलेक्ट कर लीजिए। या फिर एक लिमिट के ऊपर, आपको पता है आपका सेल कभी 10 लाख के ऊपर जल्दी जाता नहीं है, 10 लाख के ऊपर के सारे, 10 लाख के ऊपर के सारे आप ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर लीजिए अबाउट सर्टेन लिमिट, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक सिलेक्शन। की कंट्रीब्यूटर्स को सिलेक्ट करना, की आइटम्स को सिलेक्ट करना, स्पेसिफिक सिलेक्शन। एक लिमिट के ऊपर के सभी आइटम को सिलेक्ट करना, वो भी स्पेसिफिक सिलेक्शन है। आपको ना एक ऑस्ट्रेलिया की सब्सिडरी, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए,
उसके से जितने भी रिसीट्स हुए, उसको जितने भी पेमेंट्स हुए, उससे जितने भी कम्युनिकेशन हुआ है, सबको सिलेक्ट कर डालो, क्योंकि आपको वो ऑस्ट्रेलिया में जो सब्सिडरी बैठी है, आपको उसकी और इंफॉर्मेशन चाहिए। स्पेसिफिक सिलेक्शन में पहला है की आइटम्स का सिलेक्शन, सर्टन लिमिट के अबव सर्टन लिमिट का सिलेक्शन, ठीक है, और सर्टन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए सिलेक्शन। फिर बाद में होता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो सैंपलिंग, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो सैंपलिंग, ठीक है। तीन सिलेक्शन करने के तीन तरीके, 100% सिलेक्शन, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन, सैंपलिंग। आइए फिर उसके बाद में आखिरी टॉपिक गाइस, लास्ट टॉपिक, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल में आप क्या बताओगे भैया? ऑडिट ट्रेल में आप मीनिंग बताओगे, पहले आप उसका मीनिंग बताओगे, फिर आप उसका मीनिंग बताओगे, फिर आप उसके बेनिफिट बताओगे, उसमें कॉस्ट आता है, और ऑडिटर को, ठीक है, ऑडिटर को इससे क्या फायदा होता है। आइए, व्हाट डू मीन बाय ऑडिट ट्रेल? व्हाट डू मीन बाय ऑडिट ट्रेल? स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जिसकी मदद से हम ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड, कि भाई इसका स्टार्ट कैसे हुआ था, इसका इंसेप्शन कैसे होता है, इसका सोर्स कैसा था, इसका अप्रूवल कैसे हुआ, इसका प्रोसेसिंग कैसे हुआ, प्राइमरी बुक्स में कैसे गया, सेकेंडरी बुक्स में कैसे गया, ट्रायल बैलेंस में कैसे गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे गया, इंसेप्शन से लेके एंड तक मैं उसको ट्रेस कर सकता हूं। स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जिसकी मदद से मैं किसी भी ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेके आखिरी तक ट्रेस कर सकता हूं, उसको ऑडिट ट्रेल बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल परचेस के लिए पहले पीआरएन बनता है, परचेस इक्वेशन नोट बनता है कि भाई परचेस करना चाहते हैं, फिर कोटेशंस आते हैं, फिर पीओ बनता है, परचेस ऑर्डर, फिर गुड्स आते हैं तो जीआरएन बनता है, क्वालिटी चेक रिपोर्ट बनती है, फिर आपको परचेस इनवॉइस मिलता है, परचेस बुक में एंट्री होती है, पोस्टिंग होती है, ठीक है। ये सारे आठों डॉक्यूमेंट्स, दिस ऑल 8 डॉक्यूमेंट्स टेकन टुगेदर, इसकी मदद से मैं ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेकर आखिर तक ट्रेस कर सकता हूं, शुरुआत से लेकर मैं आखिर तक ट्रेस कर सकता हूं। तो ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए ऑडिट ट्रेल है भाई साहब, ये मेरे लिए ऑडिट ट्रेल है दोस्तों, ठीक है। ऑडिट ट्रेल का पहले मतलब बताइए, फिर आप बताइए इसका बेनिफिट क्या होता है। अगर आप ऑडिट ट्रेल मेंटेन करते हो ना, तो ऑडिट ट्रेल मेंटेन करते हो, हर चीज ऑडिट ट्रेल मेंटेन करते हो, प्रॉपर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स आप मेंटेन करते हो, तो लोग जिम्मेदारी से काम करें। सबको पता है कि ऑडिट पूरा का पूरा ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है, कोई भी गलती होगी तो मुझे पता, कोई भी गलती होगी तो लोग पकड़ लेंगे। लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं, स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो जाते हैं। ऑडिट ट्रेल अच्छा रहा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। फिर रिड्यूसिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स, क्योंकि आपके पास हर चीज के रिकॉर्ड है, हर चीज एक में एक से मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं हो रही है, ठीक है, तो हमको समझ में आता है तो फ्रॉड या एरर है। इट रिड्यूसेस फ्रॉड एंड एरर, फ्रॉड एंड एरर पकड़े जाते हैं, रेक्टिफाई हो जाते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, कोई भी चीज कभी भी अगर आपको कंफर्म करनी है क्या रियल है, ओरिजिनल है, आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स लोग अच्छे से काम करते हैं, कंट्रोल स्ट्रांग हो गए, फ्रॉड एरर कम हो गए, किसी भी चीज को चेक करना आसान हो गया। आप पहले मीनिंग बताएंगे, फिर आप बेनिफिट बताएंगे, लेकिन कॉस्ट, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनाओगे, आपको लोग लगेंगे, आपको मशीन लगेंगे, आपको सॉफ्टवेयर लगेंगे, इट इंक्रीजेस कॉस्ट, ये कॉस्ट आपका बढ़ा देता है, ठीक है। ऑडिटर, ठीक है, अगर ऑडिटर को ऑडिट ट्रेल मिल जाए खुश हो जाता है, ऑडिटर इज एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, एक्सट्रीमली हैप्पी अगर उसको हर चीज का ऑडिट ट्रेल मिल जाए, क्योंकि उसको चेक करना बड़ा आसान हो जाता है। बस 4 बातें समझाओ ऑडिट ट्रेल का मतलब, बस ऐसे आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, तब आप एग्जाम में फोड़ोगे। ऑडिट ट्रेल का मतलब आपको पता होना चाहिए, उसके बेनिफिट है 3 वो पता होने चाहिए, उसका एक प्रॉब्लम है कॉस्ट लगती है इसके लिए, और आपको बताना चाहिए ऑडिटर खुश रहता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसकी चेकिंग करना उसको बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, फटाफट फटाफट फटाफट, अब आज का आखिरी ऐसे, आज का ऐसे खत्म, फिर क्लास खत्म, आज का ऐसे खत्म, फिर क्लास खत्म। मेरे टारगेट के साथ साथ में चलिए दोस्तों, मेरे टारगेट के साथ साथ में चलिए, मैं जो बोल रहा हूं, जिस स्पीड में बोल रहा हूं उस स्पीड में आप लेकर चलिए, ठीक है। ऐसे 501 स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेक्टर, स्पेसिफिक कंसिडरेशन मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स, ये हमको स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स बताता है कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को चेक करने के लिए, 3 चीजों को चेक करने के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कैसे चेक करना वो हमको बताता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कैसे चेक करना, लिटिगेशंस और क्लेम कैसे चेक करना, सेगमेंट इंफॉर्मेशन कैसे चेक करना, 3 एरिया में चेकिंग कैसे करना उसके बारे में बात करते हैं। आइए, ठीक है। अब किसी ने पूछा हाउ टू चेक एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री,
इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री दिख रही है सही में एग्जिस्ट करती कि नहीं, कैसे नहीं, 2 स्टेप्स। हर जगह पे मान के चल रहा हो कि आप ऐसे का रेफरेंस दोगे, 2 स्टेप्स है। पहले आप लिखोगे ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन व्हेनेवर इट इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट। अगर आपको चेक करना है कि क्या रियली में इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है तो 2 स्टेप्स लगाने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। उसमें आपका स्टेप नंबर 1 होगा कि ऑडिटर को जाके अटेंड करना है फिजिकल वेरिफिकेशन व्हेनेवर इट इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट। अब उसको 4 काम करने हैं। जब वो अटेंड करता है, स्टेप नंबर 1 में जब वो अटेंड करता है, उसको 4 काम करने हैं। बस यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं, बच्चे कुछ भी लिखते हैं। अरे भाई साहब, आपको 4 बातें बतानी है। जब आप अटेंड करते हो फिजिकल वेरिफिकेशन, जब आप अटेंड करते हो फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, तो आपको 4 चीजें करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू डू 4 थिंग्स। सबसे पहले मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन। मैनेजमेंट की क्या तैयारी है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, मैनेजमेंट के क्या इंस्ट्रक्शंस है और क्या मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट है, रिलायबल है, क्या इन्होंने इन्वेंट्री का मूवमेंट रोका है, क्या काउंटिंग के लिए एडिक्वेट लोग आए हैं, क्या उनके पास में प्रॉपर उनके पास लिखने के लिए रिकॉर्ड्स है, क्या नंबर्ड है, क्या साइंड है, क्या स्टैम्प है, क्या मैनेजमेंट के क्या इंस्ट्रक्शंस है काउंटिंग के लिए। फिर उनको बोले यार आपके इंस्ट्रक्शन बड़े अच्छे हैं, आगे बढ़िए, ऑब्जर्व करिए कि वो लोग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बराबर काम कर रहे हैं क्या। फिर बीच में जाकर आप टेस्ट काउंट कर सकते हो, उनको काउंटिंग करने दीजिए, आप टेस्ट काउंट करके देखिए कि आपके रिजल्ट्स और उनके रिजल्ट्स मैच हो रहे क्या। और ये पूरे प्रोसेस में इंस्पेक्ट करिए कोई इन्वेंट्री डिफेक्टिव तो नहीं है, कोई इन्वेंट्री डैमेज तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, ये आपको देखना है। तो स्टेप नंबर 1 है आपका अटेंड करना, और अटेंड के अंदर आपको 4 बातें करनी पड़ती है। स्टेप नंबर 2, फिजिकल वेरिफिकेशन परफॉर्म करने के बाद आपको देखना है एक्चुअल कितना स्टॉक मिला। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद आपको देखना है कितना स्टॉक आपको मिला है, एक्चुअल स्टॉक कितना है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से कितना स्टॉक है, दोनों कंपेयर करना है, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, डिफरेंस है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है। वेरी सिंपल। आपके स्टॉक रिकॉर्ड्स, आपके फिजिकल काउंटिंग के रिकॉर्ड्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको कंपेयर करना है दोस्तों। बस स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। अब इसमें 3 स्पेशल केस आते हैं। क्या काउंटिंग की डेट ईयर एंड के अलावा कोई और हो सकती है? क्या काउंटिंग की डेट ईयर एंड के अलावा कोई और डेट हो सकती है? स्पेशल केस नंबर 1। अगर स्पेशल केस नंबर 2, अगर हम लोग काउंटिंग अटेंड नहीं कर पाए तो क्या होगा, और उसके बाद में स्पेशल केस नंबर 3, ठीक है, अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है तो कैसे चेक करना। आइए, जोश आए रखिए। स्पेशल केस नंबर 1, क्या दूसरी डेट? बिल्कुल। SA 501 बोलता है काउंटिंग की डेट कैन बी अदर देन ईयर एंड, 31 मार्च के अलावा दूसरी डेट बिल्कुल हो सकती है। जो भी आपकी डेट होगी उसके ऊपर आपको वही 2 स्टेप्स लगाने पड़ेंगे जो अभी हम लोग डिस्कस करके आए। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आपको लगाना पड़ेगा, प्लस आपको कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स भी लगानी पड़ेगी। यू विल हैव टू अप्लाई। आपको एडिशनल प्रोसीजर लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सपोज अगर आप 15th ऑफ अप्रैल को फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट हो रहा है, सपोज 15th ऑफ अप्रैल को हो रहा है, तो 15th अप्रैल से आपको रिवर्स आना पड़ेगा और 31 मार्च का स्टॉक निकालना पड़ेगा। आपको एक रिकंसिलेशन बनाना पड़ता है, 15th अप्रैल का स्टॉक लेना पड़ेगा। आपको ये 15 दिन में जो भी परचेस हुआ था उसको रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 15 दिन में जितना भी सेल हुआ है गए स्टॉक, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। आपको 31 मार्च का आपको स्टॉक मिलेगा। बस सिंपल है। दूसरी डेट बिल्कुल पॉसिबल है, वही स्टेप्स लगानी पड़ेगी, प्लस कुछ एडिशनल प्रोसीजर आपको लगानी पड़ेगी। जो भी 15 दिन है, 20 दिन है, जो भी 15 दिन है, 20 दिन है, उसका रिकंसिलिएशन बनेगा और वो रिकंसिलिएशन के अंदर जो चेंजेस है वो चेंजेस आपको चेक करने पड़ेंगे। बस यही एडिशनल प्रोसीजर है कि वो चेंजेस आपको चेक करने पड़ेंगे। चेंजेस आप कहां से चेक करोगे? बहुत सारे लोग परपेचुअल रिकॉर्ड्स रखते हैं। परपेचुअल रिकॉर्ड्स मतलब कंटिन्यूअस रिकॉर्ड्स रखते हैं। उनके पास में पूरा हिसाब होता है कि भाई ओपनिंग में कितनी इन्वेंट्री थी,
ओपनिंग के अंदर कितनी इन्वेंट्री थी, कितना इन्वेंट्री आया, कितना इन्वेंट्री गया, ये परपेचुअल रिकॉर्ड्स होते हैं, डिटेल रिकॉर्ड्स होते हैं। वहां से आपको सारे चेंजेस मिल जाएंगे। आप पहले रिकॉर्ड्स रिलायबल है क्या चेक करो। अगर कहीं पे रिलायबल नहीं लग रहा है, क्यों डिफरेंस आ रहा है वो चेक करो, ठीक है। फिर जब रिकॉर्ड्स आपके चेक हो गए, आप भरोसा कर रहे हैं रिकॉर्ड्स के ऊपर, फिर देखो रिकॉर्ड्स से आपको जो डेटा मिलेगा कि 15 दिन का इतना परचेस है, 15 दिन का इतना सेल है, वो रिकंसिलेशन में बराबर एडजस्ट किया गया। दैट्स इट गाइस। तो स्पेशल केस नंबर 1 है। स्पेशल केस नंबर 1 में आपको बोलना पड़ेगा, बिल्कुल दूसरे डेट पे आप जा सकते हो, वही स्टेप्स आपको लगानी पड़ेगी, प्लस आपको एडिशनल प्रोसीजर्स, ठीक है। मतलब आपको पहले तो जो सेम प्रोसीजर्स है, आपको सेम प्रोसीजर्स को आपको लेकर चलना पड़ेगा, प्लस आपको एडिशनल प्रोसीजर्स, आपको रिकंसिलिएशन चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? परपेचुअल रिकॉर्ड से आपको डेटा मिलेगा। पहले परपेचुअल रिकॉर्ड्स चेक करो कि वो रिलायबल है क्या, ठीक है, वो रिलायबल है क्या। कहीं पे कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो डिफरेंस क्यों है, उसको ठीक करो। फिर वहां से जो डेटा मिलेगा रिकंसिलिएशन में, उसको प्लस माइनस करके 31 मार्च का स्टॉक निकालो। 2 चीजों के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस, ठीक है। दिमाग में चीजें देखिए, आप खुद जब पढ़ते हैं तो मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं कि भाई आपकी स्पीड डबल हो जाए। आपका हाथ पकड़ के रोज आपका हाथ पकड़ पकड़ के मैं चीजों को क्लियर करवाते जाऊं। आइए, स्पेशल केस नंबर 2। कभी कभी इम्प्रैक्टिकल होता है, कभी फिजिकल फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करना, कभी कभी फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करना इम्प्रैक्टिकल होता है। आप कितनी चीजों पे फोकस करोगे? 3 चीजों पे आप फोकस करोगे। आप रीजंस पे बात करोगे, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस पे बात करोगे और रिपोर्टिंग पे। बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि इम्प्रैक्टिकल है तो मैं 3 बातों पे बात करूंगा रीजंस के ऊपर। सबसे पहले इम्प्रैक्टिकल, तो रीजंस क्या है? वेदर नेचर ऑफ द इन्वेंट्री या लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री, नेचर ऑफ द इन्वेंट्री इज द प्रॉब्लम या लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री इज प्रॉब्लम। रीजन कितना बड़ा है, क्या वहां पे थ्रेट्स टू सेफ्टी है? अगर है तो इट इज एक्सेप्टेबल रीजन, तो एक्सेप्टेबल रीजन है। नहीं सिर्फ थोड़ा इनकन्वीनियंट है, वो एक्सेप्टेबल रीजन नहीं है। या फिर डीटीसी है, यार डिफिकल्ट है, थोड़ा वो डिफिकल्ट है अटेंड करना, टाइम बहुत लग रहा है, कॉस्ट बहुत लग रहा है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप देखो कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर और ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस है क्या? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर और ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस है क्या? अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर एविडेंस है, इफ आंसर इज यस, तो फिर अवॉइड कर लो ना, क्यों इतनी मेहनत करूं मैं यहां पे। लेकिन अगर मेरे पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कैन नॉट अवॉइड अटेंडेंस। अगर मेरे पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो फिर मुझे ये अटेंड करना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल है, पहले रीजन पे बात करो। आप देखो रीजंस क्या है, नेचर ऑफ द इन्वेंट्री प्रॉब्लम है कि लोकेशन इन प्रॉब्लम है। फिर आप इस बात को समझो, ठीक है, ठीक है कि भाई थ्रेट्स टू सेफ्टी है क्या, देन इट इज एक्सेप्टेबल रीजन, डोंट अटेंड। जनरल इनकन्वीनियंस है क्या, नॉट एक्सेप्टेबल रीजन। डीटीसी है तो सोचना पड़ता है ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है कि नहीं। पहले आप बैठ के रीजंस की बात करो और रीजंस का एनालिसिस करो, इसी के मार्क्स मिलेंगे। बच्चे लिखते नहीं है ये बात, रीजंस पे डिस्कशन करो, हेडिंग दो रीजंस का और उस पे डिस्कशन करो। फिर आपको ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, बहुत तरीके होते हैं, सबसे आसान है इन्वेंट्री को पिछले साल से मैच कर लो। फिर इन्वेंट्री परचेस किया होगा उसके रिकॉर्ड्स देख लो, इन्वेंट्री सेल किया होगा सब्सिक्वेंटली 31 मार्च का, उसके रिकॉर्ड्स देख लो, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट ले लो। ये सब ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स है। अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं दे पा रहे तो सबूत की कमी है तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन। आपको आपका ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको या तो क्वालिफाई करना पड़ेगा तो डिस्क्लेमर। बस 3 बातों पे, रीजंस पे आपको चर्चा करनी है, रीजंस पे आपको बात करनी है, फिर आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स पे आपको बात करनी है, फिर आपको रिपोर्टिंग पे बात करनी है, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के ऊपर, अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखिए, ठीक है, इफ इट इज विथ थर्ड पार्टी तो आप क्या करोगे? अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखिए ना दोस्तों, तो हमारे पास में 3 चीजें। सबसे आसान है ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज एक्सप्लेन्ड इन एसए 505, जो एक्सप्लेन किया 505 में, ऑब्टेन इट फ्रॉम थर्ड पार्टी।
आप थर्ड पार्टी से आप ऑब्टेन कर लीजिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, सबसे आसान, सबसे डिफिकल्ट होता है गो एंड परफॉर्म फिजिकल इंस्पेक्शन। गो एंड परफॉर्म इंस्पेक्शन मतलब गो एंड परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन। आप खुद जाओ थर्ड पार्टी के गोडाउन में, गोडाउन खोलो और खुद जाकर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करो। आप खुद जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करो, खुद जाकर आप इंस्पेक्शन परफॉर्म करो। बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, रिस्क बहुत ज्यादा है, सामने वाले पे भरोसा नहीं है तो कर भी सकते हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच में आता है, सबसे आसान है आराम से बैठे बैठे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना, सबसे मुश्किल है जाकर उसके गोडाउन में खुद फिजिकल वेरिफिकेशन को परफॉर्म करना। और दोनों के बीच में आता है अदर ऑडिट प्रोसीजर। दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में आता है अदर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, अब अदर ऑडिट प्रोसीजर मैंने इजी टू डिफिकल्ट अरेंज करके रखा है। सबसे आसान है थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स। देखो सबसे आसान डॉक्यूमेंट्स, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास गई थी, थर्ड पार्टी से आई होगी। इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास गई होगी, थर्ड पार्टी के पास उसके डॉक्यूमेंट्स देखो। डॉक्यूमेंट से आप पता लगा सकते हो कितना गया था, कितना वापस आया, कितना सामने वाले के पास में रखा हुआ है। कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज, ये कब होता है? एक बहुत स्पेसिफिक केस है। सपोज आपने प्लेज किया है इन्वेंट्री बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उनके पास तो गोडाउन होता नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, गोडाउन रेंट पे लेते हैं, वेयरहाउस रेंट पे लेते हैं। तो एक आप काम कर सकते हो, माना कंट्रोल बैंक का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, लेकिन जो वेयरहाउस ओनर है उससे भी आप कंफर्म कर सकते हो सही में इतना स्टॉक है क्या कंपनी का, उससे भी कंफर्म कर। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज। जिसका कंट्रोल है उसके अलावा बाकी लोगों से पूछो, अदर पार्टीज। सबसे आसान है डॉक्यूमेंट्स देखना, उससे थोड़ा और मुश्किल है अदर पार्टीज को ढूंढ के निकालना, वहां से कंफर्मेशन लेता और थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आपके जो थर्ड पार्टीज है, थर्ड पार्टीज के ऑडिटर, थर्ड पार्टीज के जो ऑडिटर है, ठीक है, या फिर जहां पे हम काम आउटसोर्स करते हैं ना, उनको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसको सर्विस ऑडिटर। जो थर्ड पार्टी के ऑडिटर्स है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आउटसोर्सिंग की है, उनके ऑडिटर्स है, उनको पूछो कि क्या इन लोगों ने काउंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्या इन्होंने काउंटिंग बहुत अच्छे से की, क्या प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से काउंटिंग की, सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने पता लगाया इन्वेंट्री बराबर है कि नहीं, प्लीज आप कंफर्म करिए। उनके ऑडिटर को बोल सकते तुम लिख कर दो, क्या इन्होंने इन्वेंट्री बराबर काउंट की, क्या स्टेप्स बराबर थे, क्या इनके, क्या भरोसेमंद है क्या जो इन्वेंट्री लिख कर भेज रहे हो उसके ऊपर। या फिर अपने दोस्त को फोन लगा, प्लीज यार मेरे बिहाफ में फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड कर लेना। ठीक है, प्लीज मेरे बिहाफ में तू फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड कर लेना। या फिर जब भी उनका फिजिकल वेरिफिकेशन है आप जाके अटेंड कर लो। सर इसमें दोनों में फर्क क्या है, इधर और इधर? थर्ड नंबर में हम जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और यहां पे जब थर्ड पार्टी फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है हम जाकर उसको अटेंड कर रहे हैं। लेट्स फ्रीज गाइस, अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, ठीक है, अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है तो सबसे आसान है एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो। सबसे ज्यादा मुश्किल है गो यूरसेल्फ एंड परफॉर्म इंस्पेक्शन। और फिर बीच में और बहुत सारी स्टेप्स हो सकती है। सर्कमस्टांसेस कितने रिस्की है, थर्ड पार्टी कितनी अच्छी है, उन सबको ध्यान में रख के और प्रोसीजर्स है। इस बार न्यू कोर्स में उसको बढ़ा दिया। ठीक है, डिपेंड करता है। सबसे आसान आप डॉक्यूमेंट्स कितने आए, कितने के डॉक्यूमेंट से देख लो। थोड़ी सी और मेहनत करनी है तो आप थोड़ी सी और मेहनत अगर आपको करनी है तो जो अदर पार्टीज है, जो वेयरहाउस ओनर्स है, उनसे कंफर्मेशन ले लो। थर्ड पार्टी के जो ऑडिटर्स है उनको बोलो कि तुम लिख कर दो। ठीक है, अनदर ऑडिटर को अपॉइंट करो कि भाई मेरे बिहाफ में तू फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड कर ले, मेरे बिहाफ में तू फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड कर ले। या फिर अटेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, खुद जाकर अटेंड कर लो फिजिकल वेरिफिकेशन। गाइस सबसे बड़ा पार्ट हो गया, कम ऑन गाइस, कम ऑन, सबसे बड़ा पार्ट हो चुका है। अब ये भी एग्जाम में पूछा है, फिजिकल वेरिफिकेशन हमको अटेंड करना पड़ता है, उसकी प्लानिंग कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी प्लानिंग कितने डिटेल में करनी पड़ेगी, उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैंने ग्रुपिंग कर डाली है, ठीक है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैंने ग्रुपिंग कर डाली है। ठीक है, विजिट रिलेटेड पॉइंट्स है, आपके विजिट रिलेटेड पॉइंट्स है, यस गाइस,
विजिट रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है। आइए सर, विजिट रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं? देखिए, आप विजिट करेंगे, आप देखिए कितने लोकेशन है, जितने ज्यादा लोकेशन है उतनी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। नेचर ऑफ इन्वेंट्री कैसी है? अगर नेचर ऑफ इन्वेंट्री आपकी लिक्विड फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में, ज्यादा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसा है? अगर WIP है तो ज्यादा। आप विजिट के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो विजिट के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में आते हैं लोकेशंस। जितनी ज्यादा लोकेशन उतनी ज्यादा प्लानिंग। वहां पे इन्वेंट्री का नेचर क्या है, उतनी ज्यादा प्लानिंग। वहां पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन WIP है, उतनी ज्यादा प्लानिंग। फिर आप देखो रिस्क कैसा है। पहले आपका पॉइंट है विजिट से 3 पॉइंट है रिस्क। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है तो उतनी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिस्क के लिए इंटरनल कंट्रोल जो एस्टैब्लिश्ड है वो वीक है, उतनी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो रिकॉर्ड जनरेट कर रहे हैं, परपेचुअल रिकॉर्ड्स थोड़े इतने अच्छे नहीं है, तो ज्यादा आपको और प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिस्क कैसी है? रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए कंट्रोल्स है। रिस्क कैसी है? रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए कंट्रोल्स है क्या? कंट्रोल्स है क्या? और कंट्रोल्स है क्या? और कंट्रोल्स की मदद से कैसे रिकॉर्ड जनरेट हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि प्लानिंग कम होगी कि ज्यादा होगी, ठीक है। तो विजिट में अगर गड़बड़ है, प्लानिंग ज्यादा। रिस्क ज्यादा है, प्लानिंग ज्यादा। फिजिकल वेरिफिकेशन, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस बेकार है, हमको प्लानिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। टाइमिंग 31 मार्च के अलावा कोई और डेट है, हमको प्लानिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इन्वेंट्री है, हमको प्लानिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। तो 3 पॉइंट है विजिट रिलेटेड। विजिट के बारे में सोचो, 3 पॉइंट आ जाएंगे। रिस्क के बारे में सोचो, 3 पॉइंट आ जाएंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में सोचो, 3 पॉइंट आ जाएंगे। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स, ठीक है। बस आखिरी कुछ बातें दोस्तों। नाउ आपका लिटिगेशंस और क्लेम्स, लिटिगेशंस और क्लेम्स पे आइए भाई साहब। इसके अंदर आपको 3 स्टेप्स मोटा मोटी इस बार उन्हें, ठीक है, 2 ही स्टेप्स के ऊपर फोकस किया हुआ, लेकिन 3 स्टेप्स है मोटा मोटी। सबसे पहले आपको लिटिगेशंस और क्लेम्स के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब आपको लिटिगेशंस और क्लेम्स की ढेर सारी कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, आपको ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, आपको ढेर सारा कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग आपको काम करना पड़ेगा। अब ये जानकारी आप कैसे इकट्ठा करोगे, ठीक है, ये जानकारी आप कैसे इकट्ठा करेंगे? पहले आप इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी किससे करेंगे? मैनेजमेंट के जो लोग हैं, CEO CFO, उनसे कर सकते हैं। इन हाउस जो लीगल काउंसिल है उनसे, आराम से उनके साथ में बैठिए, उनको बोलिए लिटिगेशंस की लिस्ट बताइए, केसेस हारने के क्या चांसेस है वो बताइए, कितना अमाउंट लगेगा वो बताइए, उनसे इंक्वायरी करिए। फिर इंक्वायरी से और बेहतर डॉक्यूमेंट्स लीजिए, मिनट्स, शेयर होल्डर के मिनट्स, मैनेजमेंट की मीटिंग के मिनट्स, TCW बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग्स, लीगल कमिटी के मीटिंग्स के मिनट्स देखिए। मिनट्स के अंदर अगर कोई केसेस डिस्कस कर रहे हैं, आप देखिए वो केसेस हमारे लिस्ट में है कि नहीं। उससे समझ में आता है कौन सा केस इंपॉर्टेंट है, कौन सा केस कम इंपॉर्टेंट है, हारने के चांसेस, जीतने के चांसेस। मिनट्स देखिए, मिनट्स इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस, हारने की प्रोबेबिलिटी, अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, सबके हिंट मिलते हैं वहां से। फिर जो आपने करस्पॉन्डेंस, जो आपने ईमेल एक्सचेंज किए, लेटर एक्सचेंज किए, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, मतलब कौन? बाहर की जो आपकी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है, बाहर की जो आपकी पार्टीज है, ठीक है, आपके लॉयर्स है, उससे क्या कम्युनिकेशन हो रहा है वो आप देखिए। दैट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, करेक्ट। आप पहले पूछताछ करिए मैनेजमेंट से, इन हाउस लीगल काउंसिल से, फिर आप डॉक्यूमेंट्स देखिए, मिनट्स देखिए, करस्पॉन्डेंस देखिए। उसके बाद में लीगल एक्सपेंस अकाउंट, लीगल एक्सपेंस देखिए, कौन से बड़े बड़े पेमेंट्स है, वो बड़े बड़े पेमेंट्स कौन से केस के किए हैं, ठीक है, कौन से केस के किए हुए हैं, लॉयर्स क्या जो पेमेंट किए हैं, कौन से केस के बड़े बड़े पेमेंट्स किए हैं, ठीक है, वो लिस्ट में इंक्लूड है ना, वो आपको चेक करना चाहिए। तो पहला स्टेप है ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करना, इंक्वायरी से, डॉक्यूमेंट स्टडी कर करके, मिनट्स एंड करस्पॉन्डेंस और लीगल एक्सपेंसेस से। अब अगर ऑडिटर को दिखता है यार कुछ बहुत बड़े बड़े केसेस है, बहुत रिस्की केसेस है, अमाउंट कितना भी कम ज्यादा हो सकता है, अच्छा दोस्तों, बस 5 मिनट में खत्म हो रहा है, 5 मिनट में खत्म हो रहा है। लेकिन अगर आपको इसमें मजा आए, ठीक है, तो जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको मजा आया, सर बहुत बढ़िया, आपने खटाखट रिवाइज किया है,
जरूर जरूर कमेंट करें, लाइक करें और जितने दोस्तों के साथ में, जितने ग्रुप्स पे, स्टेटस में, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में, जहां यहां वहां सब जगह बताएं। ठीक है, देखो एफर्ट्स है, कंटिन्यूअसली एक जबरदस्त स्पीड में बोला जाता है, वो एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे तो और भी मजा आएगा। आइए स्टेप नंबर 2 है, तो स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 के अंदर हम ढेर सारी जानकारी लेते हैं, इंक्वायरी के थ्रू जानकारी लेते हैं, डॉक्यूमेंट स्टडी कर करके जानकारी लेते हैं, और लीगल एक्सपेंस अकाउंट में कौन से केसेस के लिए पेमेंट किया है, कौन से ये बड़े केसेस, इतना पेमेंट क्यों है, कितना अमाउंट होगा, उसके बारे में देखो। अब स्टेप नंबर 2, अगर आपको बड़े बड़े केसेस मिले जिसमें कॉम्पनसेशन बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तो ऑडिट प्रोसीजर, कॉमन सेंस से ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ाना पड़ेगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अगर आपको रिस्क मिलता है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मुझे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कैसे होगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन? लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजेंगे हम, सामने वाले को लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजेंगे हम, उस सामने वाले को कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, लेटर ऑफ इंक्वायरी इज ड्राफ्टेड बाय द ऑडिटर बट इट इज प्रिंटेड एंड प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट। वो अपने लेटर हेड पे प्रिंट करता है, क्योंकि सामने वाला बंदा मैनेजमेंट के लेटर हेड को मानेगा तभी रिस्पॉन्ड करेगा। इट इज ड्राफ्टेड बाय द ऑडिटर, प्रिंटेड बाय मैनेजमेंट, बट सेंड बाय ऑडिटर, ऑडिटर भेजता है और उसका रिप्लाई डायरेक्टली ऑडिटर को ही मिलता है, उसमें लिखा होता है, डायरेक्ट ऑडिटर को मिलता है। लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्वेश्चन होते हैं कि देखो ये लिस्ट है, इतने ही केसेस है कि इससे ज्यादा भी कुछ केसेस है, आपके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या है, आपके हिसाब से कितना अमाउंट लगेगा, आपके हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके हिसाब से कितना अमाउंट लगेगा। ये लेटर ऑफ इंक्वायरी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को हम लोग भेजते हैं। उसमें भी अगर हमको लगा बहुत सिग्निफिकेंट मामला है, अमाउंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, कॉम्प्लेक्सिटी है, मैनेजमेंट और बाहर के लॉयर्स आपस में डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, सीडीएस, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, सिग्निफिकेंट मामला है, डिसएग्रीमेंट है, मीट करना है, हमको मिलना है, वी वांट टू मीट एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, हम मिलना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, हम मिलना चाहते हैं। मैनेजमेंट को अरेंजमेंट करना पड़ेगा जहां पे फेस टू फेस मीटिंग होगी ऑडिटर की और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की, ऑडिटर की और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की। मैनेजमेंट का एक पर्सनल एम्प्लॉय रहेगा, उसके प्रेजेंस में होगा। तो गाइस स्टेप नंबर 1 में जानकारी इकट्ठा करते, रिस्क मिली तो स्टेप नंबर 2 लगाते। अगर हमको रिस्क मिली, अगर हमको रिस्क मिली तो हम लोग स्टेप नंबर 2 लगाते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते और उसमें भी सीडीएस है, कॉम्प्लेक्सिटी है, डिसएग्रीमेंट है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो हम बोलते हैं हमको फेस टू फेस मीटिंग चाहिए करवाना। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करेगा, नहीं भेजूंगा, नहीं तुमको लेटर, तुम्हारा लेटर नहीं बना कर दूंगा, तुमको नहीं मिलने दूंगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है या फिर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल बोलता है तेरे लेटर का जवाब नहीं दूंगा, तेरे से नहीं मिलूंगा, तो नो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हम लोग मॉडिफाई करेंगे ओपिनियन। स्टेप नंबर 1 में जानकारी इकट्ठा कर करके रिस्क को निकालते हैं। स्टेप नंबर 2 में रिस्क मिलने के बाद डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का पहला तरीका है लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजना। अगर लेटर ऑफ इंक्वायरी, अगर 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 लेटर ऑफ इंक्वायरी है, अगर लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, अगर चीजें और बिगड़ी तो डायरेक्ट हम मिलना चाहते हैं फेस टू फेस, और अगर इन्होंने मना कर दिया या फिर सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा है, सबूत की कमी है, मॉडिफाई करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 है, आपके अभी मॉड्यूल में नहीं लिखा है, स्टेप नंबर 3, हम लिटिगेशंस और केसेस के लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे। दोस्तों आखिरी चीज की तरफ जा रहे हैं, फिर खत्म कर देंगे। लास्ट चीज बहुत छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी, ठीक है। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा, खत्म होने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा, वो कमेंट्स दिखते रहते हैं, दिल को बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। नाउ पार्ट नंबर 3, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। नोट्स टू अकाउंट्स में हमारे जितने अलग अलग बिजनेस होते हैं, बिजनेस वाइज इंफॉर्मेशन होती है कि हर बिजनेस का कितना सेल था, हर बिजनेस का कितना सेल था, हर बिजनेस का कितना एक्सपेंस था, हर बिजनेस का कितना प्रॉफिट था, कितना रेवेन्यू था, बताया जाता है, उसको सेगमेंट इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अगर आप ऑडिटर हो तो आप उसको कैसे चेक करोगे? पहले आप अंडरस्टैंड करोगे, पहले आप समझोगे कि कंपनी ने सेगमेंट, विल अंडरस्टैंड मेथड यूज फॉर सेगमेंट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट बनाए हैं कि एरिया वाइज सेगमेंट बनाए हैं, हम समझना चाहते हैं कि सेगमेंट्स कैसे बनाए हैं, सेगमेंट्स कैसे बनाए, आप लोग पढ़ते हैं इसको, यू स्टडी दिस, ठीक है। AS17 में आप इसको स्टडी कर, AS17 में आप इसको स्टडी करते हो, AS17 में आप इसको समझते हो। पहले अंडरस्टैंड करो
कंपनी ने कौन सा मेथड यूज किया है सेगमेंट इंफॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्ट वाइज की एरिया वाइज, और ये इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होती है। सॉफ्टवेयर से जनरेट होती है, एक्सेल से इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्सेल में कहां से डेटा आता है, पूरे मेथड। फर्स्ट अंडरस्टैंड द मेथड यूज्ड फॉर जनरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन। फिर ये मेथड जो यूज कर रहे हैं, क्या ये एएस के हिसाब से या फिर बड़ी कंपनी में इंडियस के हिसाब से बराबर है क्या, वो आप देखिए। इज इट अप्रोप्रिएट एज पर एएस इंडियस। फिर उसको टेस्ट करिए, आप टेस्ट करिए डेटा को, ठीक है। सेगमेंट इंफॉर्मेशन से सॉफ्टवेयर या एक्सेल शीट पे जाइए, एक्सेल शीट का जो डेटा है वो कहां से आ रहा है उसको चेक करिए, ठीक है। आप डेटा को ट्रेस करिए, चेक करिए, टेस्ट करिए कि ये मेथड बराबर इंप्लीमेंट हुआ है ना, ठीक है। रिकंप्यूट करके देखिए चीजों को, रेशियो क्या यूज किया वो देखिए। पहले अंडरस्टैंड द मेथड, देन इवैल्यूएट द मेथड, देन टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ मेथड। टेस्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है एनालिटिकल प्रोसीजर्स और अदर प्रोसीजर्स। बेहतरीन है, आप इस साल के सेगमेंट इंफॉर्मेशन को पिछले सालों से कंपेयर करिए, इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनियां उससे आप कंपेयर करिए, तो हम बहुत क्लैरिटी मिलेगी कुछ अनयूजुअल इंक्रीज डिक्रीज है क्या, ठीक है। तो चेक करने का तरीका है एनालिटिकल या अदर ऑडिट प्रोसीजर। अब फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ABBC उसका शॉर्टकट हो सकता है। आप ये भी समझिए अलोकेशन का तरीका क्या है, कॉमन एक्सपेंसेस को क्या रेशियो में बांटा है, कॉमन एसेट्स को क्या रेशियो में बांटा है, वो आप समझिए। B स्टैंड फॉर बिटवीन द सेगमेंट, कौन से प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है, ये प्रॉफिट्स कैसे एलिमिनेट कर रहा है, कौन से प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉफिट कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं बिटवीन द सेगमेंट्स, वो आप समझिए। B अगेन स्टैंड फॉर बजट्स, ओपनिंग बजट में तुमने ऐसा बोला था इतना सेल होगा, इतना प्रॉफिट होगा, सेगमेंट में कम ज्यादा कैसे हो गया, मार्जिन बहुत अलग कैसे हो गई, वो आप देखिए। कंसिस्टेंसी, प्रायर पीरियड में कितने सेगमेंट्स थे, इस पीरियड में कितने सेगमेंट्स है, कोई भी चेंजेस है तो क्यों चेंजेस है वो देखिए। तो आप अलोकेशन कैसे हो रहा है कॉमन चीजों का वो समझिए, आप बिटवीन सेगमेंट्स ट्रांसफर्स कैसे हो रहे वो समझिए, फिर आप बजट से कंपैरिजन करवाइए, फिर आप कंसिस्टेंसी चेक करिए। गाइस हम लोगों ने खत्म कर दिया है आज का टारगेट, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, कोई बात नहीं, ठीक है। डू लीव योर कमेंट्स, जितना मैंने आज बताया। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं DPQ डालूंगा, आप जरूर देख सकते हैं। गाइस 20 घंटे में हम लोग इसको पूरा अच्छे से कर लेंगे। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। मेरे को बहुत मजा आया, आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आया। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। डू कमेंट एंड डू शेयर। बाय 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 बाय, लव यू ऑल। इसको मल्टीपल टाइम्स देखिए इसको।